Hello everyone, welcome to India's largest e-learning platform, Unacademy. Let's crack it. Dear friends, in this session we are going to discuss mode of operation of the BJT or region of operation of BJT. This is the crash course of the analog circuit जिसमें हम ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं। मैं लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो क्वेश्चंस किए थे मैंने बीजेटी के, जिसमें मैंने आपको कंफर्टेबल फील कराया था कि आप एक बीजेटी के अंदर केबीएल केसीएल कैसे अप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन कैलकुलेट। कोई वोल्टेज हमें निकालना है किसी नोड का, करंट निकालनी है, अननोन रेजिस्टेंस निकालने हैं, ये सब हमने कैलकुलेट किया लास्ट क्लास में। अब जब हम सीख चुके हैं कि हम बीजेटी में केवीएल केसीएल कैसे लगाते हैं, थोड़े जंक्शन के बारे में जान चुके हैं, तो हम उसके अंदर गहराई में आ सकते हैं, जैसे कि रीजन ऑफ ऑपरेशन। सो मोड ऑफ ऑपरेशन या रीजन ऑफ ऑपरेशन एक ही बात है, वो आज हम देखने वाले हैं इसमें। So first of all, a brief introduction about myself. Dear friends, I am Kamesh. I am MTech from IIT Roorkee. I have 5+ years of teaching experience for GATE and ESE field. I teach EDC, analog circuit and advanced electronics. और अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर मैं यही सब्जेक्ट आप सबको पढ़ा रहा हूं। मेरे को 5 साल के जो एक्सपीरियंस में मैंने लगभग 20,000+ स्टूडेंट्स को गाइड किया है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी पोजीशन पर हैं, आज अच्छे पीएसयूज में हैं और अच्छे आईआईटीज और आईएससी से कुछ पीएचडी एमटेक कर रहे हैं और कुछ अभी पीएचडी में एनरोल हुए हैं। ओके, और कई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं एमटेक के बाद। सो दिस इज द वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई हैव, और मैंने अक्रॉस द इंडिया वेरियस कोचिंग्स पर पढ़ाया हुआ है, जिससे मेरे को एक वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में पता हुआ है कि वो क्या सोचते हैं सब्जेक्ट के बारे में और उन्हें कहाँ कहाँ डाउट आते हैं। तो वही सब आप करने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है इन लेक्चर्स की सीरीज में। ओके, लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, तो अब तो बहुत धुआंधार बैटिंग होने वाली है, क्योंकि एक फीलिंग ही अलग है। ओके, नया बोर्ड, नया अंदाज। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। So this is a brief introduction about myself. Okay. Now the point is कि सर सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि सर हम YouTube पर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, स्पेशल में क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और आप लोग बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, हमें पसंद भी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, मैं सब लोगों से सुना है, बिल्कुल पसंद आ रहा है सर। लेकिन आप बोलते हैं कि एक अनअकैडमी प्लस है जिस पर आपको आना चाहिए पेड प्लेटफॉर्म पर, जिस पर आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है। ओके, तो सर ऐसा क्या डिफरेंस है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए जिसकी वजह से मैं अनअकैडमी प्लस पर आना चाहिए। तो डिफरेंस की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो यूट्यूब की क्लासेस में जो मेरा पर्सनल फीलिंग है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, मैं वन साइड कम्युनिकेशन चल रहा होता है, सेकंड साइड से जब आप कमेंट्स करते हैं तो मैं मोस्ट ऑफ द कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। पहली बात तो वो होती है, और एक स्लो प्रोसेस है, यूट्यूब की क्लासेस थोड़ा एक स्लो है, आपके पास सिस्टमेटिकली अवेलेबल नहीं है, आपको अपने एंड पर बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि अनअकैडमी प्लस हमारी तरफ से एक 90% डेडिकेशन है आपके लिए, आपको 10% एफर्ट्स लगाने हैं। और यूट्यूब उसी का जस्ट उल्टा है कि पढ़ाया तो हमने वही है, लेकिन हमारे एफर्ट्स हो गए लगभग 20-30%, रिमेनिंग आपका एफर्ट्स है कि आप कैसे सिस्टमेटिकली सब्जेक्ट को अरेंज करेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। तो एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है यूट्यूब, और ये एक आपके पास एक सिस्टमेटिक वे हो जाता है, इसमें केवल आपको पढ़ना है और कोई फालतू दिमाग नहीं लगाना है। तो अनअकैडमी प्लस की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो अनअकैडमी प्लस पर जब आप आएंगे तो अनअकैडमी प्लस पर आपको क्या खास मिलने वाला है। अनअकैडमी प्लस पर डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। डेली लाइव क्लासेस ये अनइंटरप्टेड क्लासेस होती हैं, इनका शेड्यूल फिक्स है, पहले से ही मैंने मान लो शेड्यूल फिक्स कर लिया तो फिक्स है, वो क्लास चलेंगी, लेना ही पड़ेगा वो क्लासेस को। तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चाहे वाली हमको प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन आपकी क्लास जरूर हम चला के रहेंगे, कोई भी हो जाए, है ना। दैट इज द एडवांटेज ऑफ अनअकैडमी प्लस। यही लाइव क्लासेस जब आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहती हैं। उन रिकॉर्डेड फॉर्म में आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं कि सपोज आपको किसी प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है, कहीं पर डाउट आ रहा है, आप बार बार आप उसको बैक करके दे सकते हैं। क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, रैंक बूस्टर बैच, इस टाइप के सेशन, इस टाइप की जो आपके कोर्सेज हैं वो लगातार अनअकैडमी प्लस पर आएंगे। और उसमें क्या होता है कि आपको अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, एक सब्सक्रिप्शन आपने किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ले लिया, उस ड्यूरेशन में आप जो भी अवेलेबल है अनअकैडमी प्लस पर वो हर चीज देख सकते हैं। मतलब आप ईसी के हो ना, इलेक्ट्रिकल के हो ना, मैं तो बोल रहा हूं आप कंप्यूटर साइंस भी पढ़ सकते हो, मैकेनिकल भी पढ़ सकते हो, सिविल के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। ये एडवांटेज है अनअकैडमी प्लस का। मतलब जो रणछोड़ दास छाछड़ आपने जो कैरेक्टर देखा था 3 इडियट्स में, वो बनने का जो आपका अगर सपना है, किसी में जो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो यही सोच के आते हैं कि हमें रणछोड़ दास छाछड़ बनना है, वो बनने का सपना पूरा हो सकता है अनअकैडमी प्लस पर। तो आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ कोर्सेज आप देख सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। वीकली हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं हर 7 डेज में, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं कि सर आपने क्या सिखाया हमें, हमने क्या सीखा, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अपनी वीकनेस वगैरह को देख सकते हैं। हर 4th क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन होता है,
डियर फ्रेंड्स, डाउट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन में। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, जो हमको डाउट आ रहे होते हैं ना, वही मेन होते हैं जिसकी वजह से बच्चा कहीं पर भी पेड कोर्सेज लेता है या कोचिंग पर जाता है। तो डाउट क्लियरिंग सेशन हमने सीधा फोर्थ क्लास, हर फोर्थ क्लास अनअकैडमी पर डाउट क्लियरिंग रख दी है। बच्चा आएगा, जिसको डाउट पूछना है पूछेंगे, बढ़िया मस्त मजा आएगा आराम से एकदम। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपके कोर्स अवेलेबल है, तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसको बोलते हैं सोने पर सुहागा। इसका मतलब ये होता है डियर फ्रेंड्स कि अनअकैडमी प्लस के तो जो बेनिफिट्स हैं वो तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आइकॉनिक में क्या मिलने वाला है कि आपको पता है कि थ्रू आउट द ईयर जब आप तैयारी करते हैं, कम से कम 4 से 5 बार तो जिंदगी में ऐसा टाइम आता है कि आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, ये वाली फीलिंग आती है। तो यहां पर क्या है, आपके पास एक पर्सनल कोच अवेलेबल है जो आपको कभी ये फील नहीं होने देगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, आपसे हो पाएगा। आपका मैक्सिमम आउटपुट निकाल के देंगे, आपकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकाल के देंगे। वो यहाँ पर पर्सनल मेंटरशिप है जिसका आप हेल्प लेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि जिंदगी का रहस्य क्या है। आर यू गेटिंग इट? तो ये आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, जिससे आपको गाइडेंस मिलेगा, स्टडी प्लान मिलेगा, इसमें कस्टमाइज स्टडी प्लान मिलेगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सपोज आपने अभी नवंबर में कोर्स परचेज किया 2 ईयर के लिए आइकॉनिक, तो आपको एक कस्टमाइज प्लान दिया जाएगा जिसमें आपको ट्रैक की जाएगी आपकी परफॉर्मेंस को, और आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को रेडी करना है। स्टडी बूस्टर सेशन, स्टडी बूस्टर सेशन में आपको एसेंशियल गाइडलाइंस मिलेंगी, जिसमें हम रेगुलर वर्कशॉप लेते हैं जिसके थ्रू आपको एसेंशियल गाइडलाइंस मिलेंगी कि आपको क्या क्या करना है, कैसे आप अपनी वीकनेस को दूर कर सकते हैं, क्या आपके स्ट्रॉन्ग जोन है। पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टेस्ट दिया, 10 क्वेश्चन नहीं बने 50 में से, 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, 36 क्वेश्चन आपने सही किए, मस्त मजा आ गया। अरे उन 4 क्वेश्चन का और 10 क्वेश्चन का क्या भाई, जो क्वेश्चन आप पे बने नहीं और जो गलत हो गए, वही तो मेन है आपकी, वही तो आपकी वीकनेस है। अब उस वीकनेस को आपकी स्ट्रेंथ में कौन कन्वर्ट करेगा? टीचर, मेंटर। तो आपको क्या मिलेगा? पर्सनलाइज्ड टेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा, इन डेप्थ एनालिसिस, जिससे आपको क्या होगा कि आप अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर पाएंगे, जान पाएंगे, और अपने आप को आप इंप्रूव कर पाओगे टेस्ट के। तो टेस्ट सीरीज देने का कोई मतलब निकल पाएगा, फ्रूटफुल रिजल्ट निकल पाएगा, ये मीनिंग है आपका इसका। एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जाएंगे। तो ये आपको आइकॉनिक का बेनिफिट है। तो आप अगर सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, तो मेरी सलाह तो यही है कि आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाना चाहिए और जिंदगी को आसान बनाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट हमारा अवेलेबल है यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर इतनी सारी क्लासेस अवेलेबल है हमारे चैनल पर, जो आप अभी इस चैनल पर देख रहे हैं, इस चैनल पर ये सारी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अवेलेबल है। आप बात करें तो ईएफटी की, ईएफटी बाय विशाल सोनी सर, जानते ही होंगे, है ना? तो विशाल सोनी सर से अच्छा ईएफटी तो कोई नहीं पढ़ा सकता भैया, इतना तो आपको पता चल गया होगा। 2-4 कंटेंट, 2-4 वीडियो भी देख लो तो समझ में आ जाएगा आपको। तो कम से कम ना, किसी भी चैनल पर जाओ तो कम 2-4 वीडियो जरूर देख लिया करो, जो समझ में आ जाए कि टीचर की गहराई क्या है। तो ईएफटी जब विशाल सर से पढ़ोगे आप, तो आपको समझ में आएगा जिंदगी का रहस्य क्या है। कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ोगे विशाल सर से, तो विशाल सर के 2 सब्जेक्ट हो गए। फिर ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बाय मी, कंप्लीटली अवेलेबल है, एनालॉग का एक क्रैश कोर्स चल ही रहा है। सिग्नल सिस्टम बाय पंकज सिंह सर, मजा ही आ जाएगा जिंदगी में। और ये तो भाई क्या बात ही है सर की, है ना? मोस्ट एनर्जेटिक टीचर ऑन अवर प्लेटफॉर्म, और नॉलेज तो फिर आएगी ना डेफिनेटली, बहुत मजा आने वाले, ये बेहतरीन वाले, है ना? तो कंटेंट में तो कोई बात ही नहीं है, तो स्पेशल बात है उनकी कि एनर्जेटिक है। ओके, तो सर का क्लास देखो, आपको एनर्जी मिलेगी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंकित गोयल सर, इनके बारे में तो कुछ बोलना ही क्या है, कैसे बोल सकते हैं भाई, सब जानते हैं यार। अगर आप नहीं जानते हो तो आप किस दुनिया में रह रहे हो भाई, कि अगर अंकित गोयल सर को नहीं जानते हो ना, तो फिर कोई मतलब ही नहीं, फिर इंजीनियरिंग कैसे कर रहे हो आप लोग? तो इनको तो जान ही जाओ सबसे पहले, अंकित गोयल सर का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका अवेलेबल है, ठीक है? कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल, इतना सब कुछ दे दिया सर ने, इलेक्ट्रिकल मशीन भी दे दिया। अब बचा ही क्या, सारा कंटेंट दे दिया सर ने। आप इन सब सारे कंटेंट को पढ़ो, सर से सीखो, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। एप्टीट्यूड शर्मा सर ने दिया हुआ है, और मैथ्स बाय पल्लव सर। तो इतना सब कुछ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट, सब कंटेंट का यूटिलाइज करो। बस डेफिनेटली ये होता है कि यूट्यूब के थ्रू आपको ये सब कुछ सिस्टमेटिकली धीरे धीरे मिलेगा, है ना? थोड़ा एकदम इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा होगा तो फीलिंग्स नहीं आ पाती है शायद, है ना? तो इसीलिए अनअकैडमी प्लस पर जाना होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्राइस की। तो अनअकैडमी प्लस की प्राइस की बात करें तो 18 मंथ, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के लिए रिस्पेक्टिव प्राइस आपका दिया हुआ है। अब बात आती है कूपन कोड की, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं अनअकैडमी का, तो आपको 10% डिस्काउंट के लिए एक कूपन कोड यूज करना है। तो उस कूपन कोड में आपको EDC10 लगाना है, EDC10। ओके, ये मेरा कूपन कोड है, आप लगाओगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप अपने कॉइन्स का यूज कर सकते हैं। ये जो कॉइन्स होते हैं ना, आप तब अर्न करते हैं जब आप स्पेशल क्लास लेते हैं। तो
तो अनअकैडमी पर जब आप स्पेशल क्लासेस लेते हो तो आपका कॉइन्स अर्न करते हो, उन कॉइन्स को अप्लाई करोगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कूपन कोड तो आपको याद होना चाहिए, आपके फैमिली के हर मेंबर को याद होना चाहिए, आपके हर फ्रेंड्स को याद होना चाहिए, आपके कॉलेज में हर एक बंदे के जुआ पन्ना ईडीसी 10 होना चाहिए कि अनअकैडमी पर जब जाना है तो ईडीसी 10 लगाना है। ओके, तो दिस इज द अनअकैडमी प्लस। आइकॉनिक की बात करें 12 मंथ्स 24 मंथ्स के लिए रिस्पेक्टिव प्राइस आपका ये दिया हुआ है ईडीसी 10 कूपन कोड लगाने के बाद। तो ये कूपन कोड लगाना ना भूलें, अदरवाइज आप 10% डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो कूपन कोड लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सूखे सूखे में बिल्कुल एकदम पूरा पैसा देके चले जाओगे, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम अब अपने कंटेंट की। तो हम डिस्कस करने वाले हैं रीजन ऑफ ऑपरेशन और मोड ऑफ ऑपरेशन। ओके, सो रीजन ऑफ ऑपरेशन बात करें तो ये आपका बीजेटी है, सामने आपको दिख रहा है बीजेटी बावा। ओके, 3 डिब्बे दिख रहे हैं। हाँ, ये है आपका अमीटर जंक्शन। ओके, ये आपका कलेक्टर जंक्शन। ओके, 2 जंक्शन हो गए, 3 टर्मिनल हो गए, अमीटर, ये आपका हो गया सेकंड टर्मिनल बेस, एंड थर्ड टर्मिनल हो गया आपका ये कलेक्टर। 3 टर्मिनल तो आपके ये हो गए बेटा। ओके, अमीटर बेस एंड कलेक्टर। अब इन तीनों टर्मिनल की बात करूं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भैया ये कौन सा रीजन है, अमीटर, तो ये अमीटर रीजन है आपका, ये बेस रीजन है, ये कलेक्टर रीजन। और डोपिंग वोपिंग क्या कैसी होती है वो ईडीसी में हम पढ़ा चुका हूं मैं, ईडीसी वाले लेक्चर देखना, तो गहराई में इतना ले जाऊंगा कि फोटो डायोड से सिखाया मैंने बीजेटी, वो गांव वालों की स्टाइल में नहीं कि बीजेटी बना दिया सामने और ऐसे करके यहां से चालू कर दिया, ये मेरी स्टाइल नहीं है। दिस इज फॉर क्रैश कोर्स एंड एनालॉग सर्किट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में गहराई में कुदा के ले जाता हूं बिल्कुल एकदम। तो अब बात करते हैं अमीटर बेस कलेक्टर की। तो ये आपका एन, ये आपका पी और ये एन। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो सकता है, आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर भी हो सकता है मेरे भाई। क्या हो सकता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, पी एन और पी। ओके, जितने लोग भी देख रहे हैं आप सबको बिल्कुल एकदम, है ना, क्या करना है, सारे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है ना, आपके पास केवल एक ही काम है, पढ़ाई करना और दूसरा इन वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। क्योंकि आप हमें क्या दे रहे हो, यही तो है आपका डेडिकेशन कि सर वी रिस्पेक्ट यू, वी लव यू एंड वी लाइक योर लेक्चर। तो लाइक को जस्ट क्या करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा शो करना है, जस्ट शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि शेयर करने से जो मैक्सिमम लोग हैं ना उनको बेनिफिट मिल पाएगा। जो भी इंडिया की पॉपुलेशन है, जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं ना, उनके पास कंटेंट नहीं मिल पाता फ्री ऑफ कॉस्ट उनको इतना अच्छा, और उन्हें इनके बारे में पता ही नहीं है। तो ये तो हमारा वो होगा ना, क्या क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हम लोगों का एक वो होगा नेगेटिव पार्ट कि हम लोगों ने इतना प्रोपोगेट नहीं किया या आप लोगों ने उसको शेयर नहीं किया। तो ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे मिलके, मेरी आपकी सबकी, कि इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी विशाल सोनी सर के, है ना, कंटेंट्स, अंकित गोयल सर के, भीमा शंकर सर के, इन सबके कंटेंट को आपको पहुंचाना है जहां तक पहुंचना चाहिए, वो आप समझते हो, है ना। तो जेई जैसी ये अमीटर बेस कलेक्टर 3 रीजन है। अब बात करते हैं रीजन ऑफ ऑपरेशन का। आगे चलूं मैं तो चलो, मेरा जंक्शन है ये जेई, जंक्शन जेई, ये जंक्शन है मेरा जेसी, अमीटर जंक्शन, कलेक्टर जंक्शन। यहां पे लिखा मैंने मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन, एंड देन मैं बोल रहा हूं एप्लीकेशन। अब हम बात करें इसकी, तो क्या होगा बेटा जिंदगी में कि अगर आपका अमीटर जंक्शन, ये आपका जो है, ये अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर जंक्शन सपोज आपका रिवर्स बायस है। ओके, अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, इसको बोलते हैं एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन, एक्टिव मोड, एक्टिव मोड, और इसी को बोलते हैं हम फॉरवर्ड एक्टिव मोड, फॉरवर्ड एक्टिव, फॉरवर्ड एक्टिव। ओके, एक्टिव मोड और फॉरवर्ड एक्टिव मोड। ओके, ठीक है, ये नॉर्मल एक्टिव भी बोल देते हैं इसको, नॉर्मल एक्टिव, ये सब इसके नाम है, नामकरण है, भगवान शंकर के बहुत सारे नाम, ऐसे इसके बहुत सारे नाम है। अब एप्लीकेशन की बात करें तो आपको पता है कि एक्टिव मोड में बीजेटी एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है, एम्पलीफायर, एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, अच्छी बात है। अब बात करते हैं सेकंड, दूसरा कलर से जिंदगी में। ठीक है, अगर आपका अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है और साथ ही साथ भगवान की कृपा से कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड वाइज निकल आया, दोनों जंक्शन, दोनों जंक्शन, अमीटर जंक्शन, अमीटर का मतलब अमीटर बेस जंक्शन, अमीटर बेस डायोड, कलेक्टर बेस डायोड, 2 डायोड है बीजेटी में। जब पीछे जाऊं तो ये अमीटर बेस डायोड है, ये वाला, ये अमीटर बेस जंक्शन, और ये आपका कलेक्टर बेस जंक्शन। 2 डायोड है आपके पास, अमीटर बेस जंक्शन डायोड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन डायोड। तो ये 2 डायोड है आपके पास जिनकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है,
तो अब बात करते हैं भाई जिंदगी में आगे। तो दोनों अगर आपके जंक्शन फॉरवर्ड वाइज हैं तो इसको बोलेंगे हम सैचुरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन। क्या बोलेंगे इसे हम? सैचुरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन। सैचुरेशन में वर्क करता है ऑन स्विच की तरह, ऑन स्विच। सैचुरेशन में ऑन स्विच है महाराज। ओके, अब बात आती है, दोनों जंक्शन आपके रिवर्स वाइज हैं, अमीटर जंक्शन भी और कलेक्टर जंक्शन भी। अगर दोनों जंक्शन रिवर्स वाइज है तो इसको बोलते हैं हम कट ऑफ मोड। क्या बोलते हैं इसको हम? कट ऑफ। और कट ऑफ में वर्क करता है एज अ ऑफ स्विच, ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है कट ऑफ में। ओके, ऑफ स्विच। ओके, बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं एक्टिव का उल्टा। अगर अमीटर जंक्शन आपका रिवर्स वाइज हो जाए और कलेक्टर जंक्शन आपका फॉरवर्ड वाइज हो जाए तो इसको बोलेंगे एक्टिव का उल्टा, इनवर्स एक्टिव। इनवर्स एक्टिव, और क्या बोल सकते हैं इसी को हम? रिवर्स एक्टिव। इनवर्स एक्टिव और रिवर्स एक्टिव, इनवर्स एक्टिव और रिवर्स एक्टिव। इसको बोलते हैं हम यहां पर अटेनुएटर। जब एम्पलीफायर है तो एम्पलीफायर का उल्टा क्या होगा? अटेनुएटर। तो अगर बीजेटी को स्विच की तरह बिहेव कराना है तो स्विच की तरह बिहेव कराना है तो भैया क्या होगा? ऑन स्विच एंड ऑफ स्विच ये हमको दिख रहे हैं, है ना? तो ये दोनों मिला के क्या होगा? स्विच। ऑन स्विच किसमें? सैचुरेशन में। ऑफ स्विच किसमें? कट ऑफ में आपका। तो ये बीजेटी के मोड ऑपरेशन, तो 4 मोड ऑपरेशन हुए। अगर अमीटर जंक्शन आपका फॉरवर्ड वाइज है तो एक चीज देखने को मिली मुझे, क्या है अंदाजा? देखो कि अगर अमीटर जंक्शन आपका फॉरवर्ड वाइज हुआ तो 2 केस बन सकते हैं, या तो ट्रांजिस्टर तुम्हारा एक्टिव में होगा या सैचुरेशन में। अगर तुम्हारा अमीटर जंक्शन रिवर्स वाइज हुआ तो 2 केस बन सकते हैं, या तो वो कट ऑफ में होगा या इनवर्स एक्टिव में होगा। तो ये आपके बीजेटी के मोड ऑपरेशन हुए डिपेंडिंग ऑन अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है कि रिवर्स वाइज है। अब बात करते हैं हम आगे थोड़ा डिटेल की कि भैया अगर कोई बीजेटी आपका एक्टिव रीजन में है तो एक्टिव रीजन में उसमें क्या क्या खास बातें होंगी वो देखते हैं। एक्टिव रीजन की बात करूं, एक्टिव रीजन, ओके, एक्टिव रीजन की अगर हम बात करें तो देखो एक्टिव रीजन ये कहता है हमसे, क्या बोलता है? ये बोलता है कि सर अगर जो बेस टू अमीटर जंक्शन का वोल्टेज है, अगर मैं इसको एक्टिव रीजन में लिखूं तो एक्टिव रीजन में बेस टू अमीटर जंक्शन का वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट। कितना होता है? 0.7 वोल्ट वीवी एक्टिव। लेकिन अगर हम पीएनपी के लिए बात कर दूं तो यही वीईबी हो जाता है, पीएनपी के लिए वीईबी हो जाता है, जो कि होता है आपका 0.7 वोल्ट। तो ये है आपके लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए कहानी, और ये है आपकी पीएनपी ट्रांजिस्टर की कहानी। तो एनपीएन में वीबी एक्टिव 0.7 वोल्ट एंड वीबी एक्टिव इन द केस ऑफ पीएनपी इज 0.7 वोल्ट। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट बात देखने को मिलती है कि कलेक्टर करंट आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी। इस इक्वेशन को आंख बंद करके लगाना है जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में, तो आईसी इक्वल टू बीटा आईबी, आंख बंद की और लगा दिया। कब? जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में। तो वीबी एक्टिव 0.7, वीईबी एक्टिव इज 0.7। ओके, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में गिवन है कि वीबी एक्टिव 0.6 ले लो तो वो ले लेंगे हम, लेकिन अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो ये स्टैंडर्ड डेटा है कि वीबी एक्टिव कितना होता है 0.7 वोल्ट और वीईबी एक्टिव कितना होगा 0.7 वोल्ट। लेकिन अगर गिवन है ना तो भाई उसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसने मेंशन किया है कि इतना यूज करो। आर यू गेटिंग इट? तो आप अगर ईडीसी पढ़ोगे मेरे से तो समझ में आएगा कि जंक्शन का जो वोल्टेज होता है ना वो उसकी डोपिंग पर डिपेंड करता है ना, कि डोपिंग आपने कितनी ली उस पर डिपेंड करता है, ओपन सर्किट वोल्टेज उसी पर डिपेंड करता है, कट इन वोल्टेज, आर यू गेटिंग इट? एंड बैंड गैप पर डिपेंड करता है, मटेरियल के कि सिलिकॉन है कि जर्मेनियम है, इन बातों पर डिपेंड करता है, बहुत सारी बातें होती हैं। ओके, नाउ बात करते हैं एक्टिव रीजन के बाद सैचुरेशन। अगर बीजेटी आपका सैचुरेशन में है तो सबसे पहली बात तो कहानी ये है कि धोखे से भी, आपको भगवान की कसम है, धोखे से भी आई सी इक्वल टू बीटा आई भी मत लगा देना। This IC equal to beta IV is not valid in the saturation mode of operation. IC equal to beta IV नहीं लगाना है saturation mode of operation में। That's all. Okay. Next बात करते हैं कि सर इन डेटा की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं VBE की बात करूं, VBE in the case of saturation is equal to आपका 0.8 वोल्ट। ये NPN ट्रांजिस्टर के लिए है। PNP ट्रांजिस्टर के लिए VEB होगा सैचुरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन में, VEB होगा आपका 0.8 वोल्ट। ये 0.8 वोल्ट है। ओके,
फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके, दैट्स ऑल, यहां तक आ गए हम। अब बात करते हैं कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज की। वीसी सैचुरेशन, अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है तो कलेक्टर टू अमीटर एक जंक्शन और होता है जो मैंने बताया था, कलेक्टर टू अमीटर, वो जंक्शन का वोल्टेज होगा 0.2 वोल्ट। मतलब 0.2 या 0.2 से कम हो रहा होगा तो सैचुरेशन में चला जाता है बीजेटी। अगर VC की वैल्यू 0.2 या 0.2 से कम जा रही हो, अगर ट्रांजिस्टर के बारे में आपको इतना पता हो कि ट्रांजिस्टर या तो एक्टिव में है या फिर सैचुरेशन में, उस टाइम पर अगर आपने VC कैलकुलेट किया और VC कैलकुलेट करके चेक किया और आपने देखा कि VC 0.2 से ज्यादा आ रहा है तो ट्रांजिस्टर एक्टिव में, VC 0.2 से कम आ रहा है, 0.2 आ गया तो समझ जाओ सैचुरेशन में। सिमिलरली VEC PNP के लिए बात करूं तो VEC सैचुरेशन ये होता है 0.2 वोल्ट और PNP दो ट्रांजिस्टर है ना, ये हो गया। सर अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, मैंने क्या आई से इक्वल टू बीटा आई की तो आपने जिंदगी बर्बाद कर दी कि वो आपकी एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन में नहीं लगेगा। तो सर कोई दूसरी इक्वेशन तो होगी सर, वो तो बता दो कौन सी इक्वेशन होगी जो लगेगी आपकी सैचुरेशन में। इन द सैचुरेशन IB should be greater than equal to IB minimum. IB should be greater than IB minimum. where IB minimum is, जब मैं आपको पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा ना तब मैं बताऊंगा आपको ये IB minimum की कहानी पूरी एकदम गहराई में कुना दूंगा। IC सैचुरेशन अपन बीटा ही ऐसा ही क्यों होता है इक्वेशन, ऐसा नहीं कि रटवट लिया एनालॉग सर्किट है, या इंजीनियरिंग में कई लोग बोल देते हैं नहीं वो तो याद करना पड़ता। इंजीनियरिंग जिस दिन याद करने वाली चीज बन गई उस दिन आविष्कार हो ही नहीं पाएगा, उस दिन नई रिसर्च हो ही नहीं पाएगी। रिसर्च ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, किसी कॉन्सेप्ट के पीछे हाथ पेन नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उसको काट के फेंक दो, किताब को आग लगा दो, ठीक है, तुरंत वही वाली बात है। लेकिन सबका कॉन्सेप्ट है, सबके पीछे रीजन है, लेकिन वो वक्त आने में बताया जाता है ना, वक्त और समय की निजाकत के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम 12th लेवल में पढ़ते हैं तो 12th लेवल में हमारा टीचर क्या बताता है, जैसे रेक्टिफायर का जो आउटपुट है उसे क्या बोल देते हैं, वो डीसी बोल देते हैं। जबकि आज हमें पता चला है एज ए इंजीनियर कि वो पल्सेटिंग डीसी है भाई, वो पल्सेटिंग डीसी है, नॉट परफेक्टली एसी। परफेक्टली डीसी नहीं बोल सकते उसे, और हम उसमें एसी डीसी कंपोनेंट फोरियर सीरीज को हम जानते हैं। तो आज जान पा रहे हैं ना फोरियर सीरीज। अब 12th वाले को बता दोगे फोरियर सीरीज तो वो पगला नहीं जाएगा एकदम से। सेम वे में आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी मैं पगलवाऊंगा नहीं आपको, आपको उतना बताऊंगा जितना काम का है। तो IB ग्रेटर देन इक्वल टू IB मिनिमम, या IB ग्रेटर देन IB मिनिमम इज IC सैचुरेशन अपॉन बीटा। लेकिन आपको हाँ ये बता देता हूं कि IB मिनिमम होता क्या है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज IB मिनिमम तो आप बोलोगे IB मिनिमम इज minimum base current required, minimum base current required to move transistor in saturation region, move transistor in saturation region। ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन रीजन में ले जाने के लिए कितनी बेस करंट की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ बेस करंट कितना रिक्वायर्ड होगा, उसको बोलते हैं हम IB मिनिमम। तो ये सब कहानी है आपकी। अब चलते हैं इसी बात पर लगे हाथ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, और बोलो जल्दी से, दिल से बोलो जिंदगी आसान है। क्या बोलो, जिंदगी आसान है, ऐसा सोचो बिल्कुल एकदम। तो हम देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन की बात करें, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, VB 0.7 है, बीटा वेरी लार्ज है, मोड ऑफ ऑपरेशन निकालना है इस बीजेटी का। इस बीजेटी का आपको मोड ऑफ ऑपरेशन निकालना है। ओके, लेट अस सी। ओके, सो 1 मिनट। ओके ना, तो VB गिवन है, बेस टू अमीटर वोल्टेज 0.7। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर चाहे तुम्हारा एक्टिव में हो चाहे सैचुरेशन में हो, मतलब अगर अमीटर बेस जंक्शन आपका ऑन है तो उसका वोल्टेज 0.7 होगा। अगर अमीटर बेस जंक्शन डायोड ऑन है तो उसका 0.7, क्योंकि ऑफ डायोड का तो कोई वोल्टेज नहीं है इस टाइप से। बीटा वेरी लार्ज है, मोड ऑपरेशन निकालना। कैसे निकालोगे इसको, देखो देखते रहो, देखो देखते रहो, अरे ऐसे नहीं, कुछ करो। यहां पर देखो बेटा, पहले सबसे पहले कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। पहले अमीटर बेस जंक्शन को देखो, ये अमीटर बेस जंक्शन है, इसको बना लेता हूं यहां पर अलग से। ये इस टाइप से नहीं है आपका, ये एक डायोड टाइप का दिख रहा होगा आपको, ये PN जंक्शन डायोड ही तो है, P और N जंक्शन डायोड, ठीक है। तो ये P है, ये N है, ठीक है। ये अमीटर साइड है, ये बेस साइड है, इसको बोल दूं मैं अमीटर है, ये बेस है, तो अमीटर बेस जंक्शन ही तो हुआ ये, ठीक है। ये इसका यहां पर 1 किलो ओम से कनेक्टेड है। ओके, ये आपका यहां पर 1 किलो ओम से कनेक्टेड है, 1 किलो ओम से भगवानी कृपा से। ये ग्राउंड है। नेक्स्ट इधर ये इससे कनेक्टेड है 2 वोल्ट की बैटरी से,
ये इससे कनेक्टेड है। एनी प्रॉब्लम? नाउ देखो बेटा इसको कि ये अमीटर बेस्ड जंक्शन जो है इसको बोलता हूं मैं अमीटर जंक्शन डायोड जेई। तो डायोड तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, डायोड चैप्टर। तो अब क्या दिख रहा है, डायोड फॉरवर्ड वाइज है कि रिवर्स वाइज है? भाई साहब 0.7 वाला डायोड है, इसको 0.7 की रिक्वायरमेंट है मेरे भैया, इसको 0.7 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे तो 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो वास्तव में इसकी जिंदगी क्या है कि अमीटर जंक्शन आपका फॉरवर्ड वाइज है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था अभी कि अगर भैया अमीटर जंक्शन आपका फॉरवर्ड वाइज है, ये देखो अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है तो दो ही केस बनेंगे, या तो कलेक्टर जंक्शन रिवर्स वाइज होगा या फॉरवर्ड वाइज होगा। मतलब ट्रांजिस्टर या तो एक्टिव में होगा या फिर सैचुरेशन में होगा। मतलब क्या हुआ, जंक्शन जेई फॉरवर्ड वाइज है तो या तो ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में होगा या फिर आपका सैचुरेशन रीजन में होगा। ट्रांजिस्टर या तो एक्टिव में होगा या फिर सैचुरेशन में होगा। डिपेंड कहां पर पड़ेगा, डिपेंड इस बात पर करेगा कि आपका जंक्शन जेसी रिवर्स वाइज है कि फॉरवर्ड वाइज है। ठीक है, तो जंक्शन जेसी का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मतलब हमें इतना पता चल गया कि या तो एक्टिव में या सैचुरेशन में। वही वाली बात सर, इस सर्किट में डायोड या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। पता कैसे करें, मान लेना भाई, मान ले लेट डायोड इज ऑन, ऑन डायोड में करंट निकालते हैं, देखते हैं P2Ni की नहीं, ऐसे ही किया डायोड में। सर ऑफ हो सकता है, हाँ तो ऑफ मान ले भाई, लेट डायोड इज ऑफ, ओपन सर्किट माना, वोल्टेज निकाला, वोल्टेज देखा P2N ग्रेटर देन 0.7 आ रहा है, बोल दिया कि डायोड ऑन है। तो ये स्टाइल थी आपकी। सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक्टिव या सैचुरेशन में से किसी एक में हो सकता है। जंक्शन जेई तो कंफर्म्ड हो गया फॉरवर्ड वाइज है। लेट मान लो ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन, तो लेट कर लिया मैंने, ये लेट किया है मैंने, लेट ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन, लेट कर लिया मैं कि ये ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में है, ये मैंने लेट किया है। अगर इसको एक्टिव रीजन में माना है आई सी इक्वल टू बीटा आई भी लगाऊंगा ना? हाँ 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 लगाओगे सर, बिल्कुल लगा, ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हो अगर एक्टिव में है तो। ठीक है चलो, क्या मैं इनपुट साइड केवीएल लगा सकता हूं? ये करंट क्या होगी बेटा, अमीटर करंट। ये करंट क्या होगी बेटा, कलेक्टर करंट। ये करंट क्या होगी बेटा, बेस करंट। क्या मैं यहां पर केवीएल लगा सकता हूं इनपुट लूप में? ये वोल्टेज कितना है, डायोड ऑन है तो 0.7 वोल्ट। मैं इनपुट साइड केवीएल लगा रहा हूं तो क्या आएगा केवीएल, +2 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट, +2 माइनस 0.7 माइनस 1 के इंटू आई इंटू 1 के इक्वल टू 0। So now IE is how much? 2 minus 0.7 is 1.3 और 1 के है इसलिए मिली एम्पीयर। मैंने अभी बता दिया था ऑलरेडी पहले ही कि ऐसे ऐसे करना है हमें। IE आ गया, अमीटर करंट आ गया। मेरा उद्देश्य जीवन का या तो VC निकाल लूं मैं, पहले VC निकाल लूं। VC 0.2 से ज्यादा है तो एक्टिव में होगा, VC 0.2 से कम है तो सैचुरेशन में होगा। सिंपल सी बात, नो बकवास। आउटपुट लूप में केवीएल लगा दूं, ये वोल्टेज क्या है आपका VC। ओके, तो पहली बात करते हैं हम कि आई आ गया, बीटा गिवन है क्या, बीटा वेरी लार्ज है। बीटा अगर वेरी लार्ज है तो बीटा लार्ज होने का मतलब क्या होता है, बीटा लार्ज होने का एक ही मतलब होता है कि बेस करंट आपकी 0 है इस ट्रांजिस्टर में। बेस करंट 0 है तो कलेक्टर करंट किसके बराबर है, अमीटर करंट के। तो ये तो आपकी अमीटर करंट नहीं, कलेक्टर करंट भी है। तो आप VC नहीं निकाल सकते, ये वाला केवीएल लगा, केवीएल यहां पर क्या आएगा, केवीएल +10 वोल्ट माइनस 10 के इंटू IC, ओके, माइनस कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज VCE, कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज VCE माइनस 1 के इंटू आई, माइनस IE इंटू 1 के। आई और IC एक ही है, ठीक है। चल 10 माइनस, सॉरी VCE निकालना, 10 माइनस 10 IC, ये भी कितना है 1 IC बोल दूं क्योंकि I इक्वल टू तो IC ही है भाई साहब, है ना। इक्वल टू क्या हो गया आपका VC, तो VC कितना आ जाएगा यहां से 10 माइनस 11 IC, 10 माइनस 11 IC कितना भाई साहब 1.3 है। तो क्या आ गया 10 माइनस 11 इंटू 1.3 कर दो भैया, 10 माइनस 11 इंटू 1.3। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, 10 माइनस 10 के एंड 1 के इंटू आई और 11 IC हो गए आपके, 10 माइनस 11 IC। तो 10 माइनस 11 ब्रैकेट कितना है आपका 11 IC 1.3, ओके, दैट इज माइनस 4.3 वोल्ट, माइनस 4.3 वोल्ट। तो बेटा क्या हुआ, यहां से क्या सीखने को मिला, अब ये तो शॉर्ट ट्रिक होगी बिल्कुल परफेक्टली,
कि यहां से क्या सीखने को मिला, आपने ट्रांजिस्टर को एक्टिव में माना, अच्छी बात है, लेकिन VC कितना आ गया आपका, VC जब भी आपका नेगेटिव आ जाए या 0.2 से कम आ जाए, -4.3 है, मतलब क्या हुआ यहां पर निष्कर्ष कि VC जो आया है आपका वो लेस देन 0.2 वोल्ट है। जब आपने ट्रांजिस्टर को एक्टिव में माना, देखो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक्टिव में या सेचुरेशन में, क्योंकि अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है भाई साहब, अमीटर जंक्शन इसका फॉरवर्ड वाइज है, तो ये तो एक्टिव में होगा या सेचुरेशन में होगा, इसके अलावा कोई चीज तो है नहीं, तीसरी सोचना ही मत, कट ऑफ और इनवर्स एक्टिव तो सोचना ही मत, एक्टिव में होगा या सेचुरेशन में होगा। आपने माना ट्रांजिस्टर एक्टिव में है, लेकिन VC आ गया लेस देन 0.2, इसका मतलब क्या हुआ, वो एक्टिव में नहीं है, किसमें है, सैचुरेशन में, क्योंकि एक्टिव में VC की वैल्यू 0.2 से ज्यादा आनी चाहिए। लेकिन सर हमें मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, चल समझ में आता है, VC निकाल लिया तूने -4.3, अब समझाऊंगा जिंदगी में आसानी से। VC कितना आ गया और करके, वैसे तो मैंने यहीं पे कमेंट कर दिया कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है, आंसर लगा दो इस क्वेश्चन में कि ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन में है, सही माना जाएगा बिल्कुल आंसर। लेकिन अब मैं चलता हूं तुम्हारी दूसरी स्टाइल में, जिससे आपको और आसान लगे। VC कितना आया है आपका, -4.3 वोल्ट, ओके, और आपका VBE कितना है, VBE है आपका 0.7 वोल्ट, यही है, देखो बेस टू अमीटर वोल्टेज 0.7 है, ठीक है, ये 0.7 VBE गिवन है। VC आपका -4.3 आया कैलकुलेट करने पर, वो लिख दिया। क्या आप VC भी निकाल सकते हो, कलेक्टर टू बेस जंक्शन का वोल्टेज, कैसे लिखते हैं भाई साहब, मैथमेटिक्स क्या बोलता है, नेटवर्क एनालिसिस मैथमेटिक्स ही तो है, X Y Z 3 पॉइंट है आपके, आपको ये वोल्टेज पता है VX Y और Z के बीच में वोल्टेज पता है VYZ, तो VXZ कैसे निकालोगे, VXZ ये आपको निकालना है, कैसे निकालोगे VXZ, कैसे कर सकते हो क्या VXZ को, VX प्लस VYZ ऐसे कर दें, देखो कैसे, इससे क्या होगा, ये VXZ लिखा हुआ आपको लग रहा होगा बराबर है कि नहीं है, देख बेटा VX माइनस VY होता है VAB वोल्टेज, प्लस ये क्या होगा VY माइनस VZ, VY कैंसिल, क्या आ गया VX माइनस VZ, VX माइनस VZ कितना होता है VXZ होता है कि नहीं होता है। मतलब आपने क्या किया, VXZ लिखना था ना आपने, तो X को एज इट इज रखो, इसके अलावा तीसरा पैरामीटर क्या था बाई, तो बाई रख दिया, प्लस उसी बाई से स्टार्ट करो, लास्ट वाला Z इसका रख दिया आपने। मतलब मेरे को VC भी निकालना है, तो मैं ऐसे करूंगा VC, B की जगह मैंने कुछ रख दिया E सपोज, फिर यहां पर जो भी लिखूंगा वो E से स्टार्ट होगा और एंड कर दूंगा B पर, मतलब E कैंसिल हो गया आपका, ये समझ लो VC भी आपका वोल्टेज हो गया। तो ये तरीका है आपका लिखने का, तो ये रेज कर देता हूं, ये हर बच्चे को आता है ये दुनिया में, और नहीं आता तो फिर मैं क्या करूं, ये बहुत सिंपल चीज है यार, है ना, ये नेटवर्क में हर गांव गांव के बच्चे को आता है, जो पहिया भी चला रहा होगा ना रोड पे, पहिया जानते हो पहिया चलाना, रोड पे देखा है वो टक 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 ऐसे चलाते थे बचपन में ना गाँव में, वो उसको भी आता है ये, ओके। तो VC भी इक्वल टू VCE प्लस VEB, ओके, VCE क्या, VCE प्लस VEB, VCE हो गया, अब VBE आपके पास 0.7 है, तो VEB कितना होगा -0.7, तो कितना आ गया ये -5 वोल्ट, ये आ गया कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। अब देख BJT बना ले, वो NPN BJT था जिंदगी में, ये बना लिया NPN BJT, ठीक है, ये था तेरे पास इसका कलेक्टर, ओके, ये था आपका कलेक्टर, ये था आपका अमीटर, और ये था आपका बेस, ये था आपका N टर्मिनल, ये था P टर्मिनल, और ये था N टर्मिनल। NPN ट्रांजिस्टर था और 3 टर्मिनल थे आपकी जिंदगी में, कोई दिक्कत तकलीफ जिंदगी में, ये चल रहा था NPN ट्रांजिस्टर। अब देख बेटा, ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो अब क्या होगा बेटा, देख दूसरे कलर से जिंदगी में मजा आ जाएगा। अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज था, वोल्टेज कितना था तेरा 0.7 वोल्ट, ओके, फॉरवर्ड वाइज था। कलेक्टर बेस जंक्शन का वोल्टेज VCB कितना है -5, ये C है और ये B है, VCB -5 है, तो कैसे लिखेगा तू, ऐसे लिखेगा ना 5 वोल्ट, तभी तो बोलेगा VCB -5 वोल्ट है, या VBC या VBC प्लस 5 वोल्ट है, सही लिखा है।
अब देख कलेक्टर बेस जंक्शन का एन किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, पी किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। अगर कलेक्टर बेस जंक्शन है, किसी जंक्शन पर एन कनेक्टेड नेगेटिव से, पी कनेक्टेड है पॉजिटिव से, तो फॉरवर्ड वाइज होता है ना। तो कलेक्टर जंक्शन कैसा निकला तेरा, फॉरवर्ड वाइज। और अमीटर जंक्शन तो तेरा फॉरवर्ड वाइज था ही, अमीटर जंक्शन तो तेरा फॉरवर्ड वाइज था ही, वो तो पहले ही देख चुके थे। और दोनों जंक्शन अगर फॉरवर्ड वाइज होते हैं तो ट्रांजिस्टर किस में होता है बेटा, सैचुरेशन में होता है। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इतना कैलकुलेट करोगे आप, है ना। भले ये आसान लग रहा है एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है कि VCE की वैल्यू अगर तेरी 0.2 से कम आया तो सैचुरेशन, 0.2 से ज्यादा आ रही है तो वो एक्टिव रीजन में, तो ये एक अच्छा तरीका है। अगर कोई दे दे VCE सैचुरेशन कितना है तो, अदरवाइज VCE सैचुरेशन आपका गिवन नहीं है तो आप 0.2 मान के चलते हैं, मतलब 0.2 एक रेफरेंस है, 0.2 से कम सैचुरेशन, 0.2 से ज्यादा तो एक्टिव। Now let us go for the next question. Okay, this is the next question. Beta is given in this question 100. Transistor is operating is नहीं in, थोड़ी हो जाती है गड़बड़ी। ओके, 10 वोल्ट 1 किलो ओम 1 किलो ओम एंड 270 किलो ओम, तीनों रेजिस्टेंस किलो ओम में। अब देख बेटा ये अमीटर टर्मिनल है, एरो लगा हुआ है ना, ये कलेक्टर है और ये बेस है। अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है मोड ऑपरेशन क्या है। पहले तो मैंने बोला हमेशा अमीटर बेस जंक्शन को चेक कर, पहले किसको कर, अमीटर बेस जंक्शन को चेक कर लो पहले, अगर वो फॉरवर्ड वाइज में है या रिवर्स वाइज में तो उसके बाद आगे बढ़ो। तो अमीटर बेस जंक्शन को देखूं तो अमीटर बेस जंक्शन को अगर मैं यहां से यहां देखूं तो खुद देखो ना यार, पी किससे कनेक्टेड है, 10 वोल्ट से, एन किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से, फॉरवर्ड वाइज ही है। और नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ले ये 10 वोल्ट, ये 1 किलो ओम, ओके, और ये आपका डायोड है, ओके, एंड इसके बाद ये कनेक्टेड है आपका 270 के, ओके, और ये आपका यहां पर नोड है, ये अमीटर है और ये आपका बेस है, ये अमीटर बेस जंक्शन है, इसको बोलते हैं जंक्शन जेई, ये आपका पी टाइप है और ये आपका एन साइड है, ओके। अब अमीटर किससे कनेक्टेड है, पी साइड किससे कनेक्टेड, 10 से। डायोड में तो पढ़ के आए ना हमेशा, ये कनेक्टेड 10 से, ये कनेक्टेड ग्राउंड से, डायोड तो ऑन होगा नहीं सर, हम तो ऑफ मानेंगे। अरे ऑफ मान ले, पूरा 10 वोल्ट यहाँ आएगा पी पर, ग्राउंड आएगा एन पर, 10 वोल्ट की फॉरवर्ड वाइजिंग है डायोड को, तो डायोड तो ऑन हो गया। जंक्शन जेई जो है वो आपका फॉरवर्ड वाइज है, जंक्शन जेई फॉरवर्ड वाइज है, 100 बात की एक बात, रट्टा खत्म। जंक्शन जेई अगर फॉरवर्ड वाइज होता है बेटा जिंदगी में, तो फिर हम क्या बोलते हैं, या तो ट्रांजिस्टर तुम्हारा एक्टिव में होगा या फिर वो सैचुरेशन में होगा, एक्टिव में होगा या फिर सैचुरेशन में। फिर कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने क्या सिखाया है, अब देखो सिखाया ये कि ये अमीटर करंट है आपकी, ये कलेक्टर करंट है और ये आपकी बेस करंट है। बीटा फाइनाइट है बेटा, बीटा इनफाइनाइट होता तो मजा ही आ जाता, बेस करंट 0 हो जाती। तो आप क्या करेंगे, लेट लूट करेंगे इसमें। लेट लूट क्या होती है, ये होती है लेट ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन, ट्रांजिस्टर आपका किसमें है, सैचुरेशन में। अगर ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन में है तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर अगर आपका सैचुरेशन में है, सॉरी, लेट ट्रांजिस्टर इन एक्टिव, ओके, एक्टिव आसान रहता है, सैचुरेशन में मानने से जिंदगी बर्बाद हो सकती है, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, ओके। एक्टिव मान लो, बढ़िया है। लेट ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव, अगर ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव में है तो आई इक्वल टू बीटा आई भी लगाओगे आंख बंद करके। अमीटर टू बेस जंक्शन वोल्टेज गिवन नहीं है तो कितना मानोगे, 0.7 वोल्ट। इनपुट साइड केवीएल लगा दूं यहां पर, इनपुट साइड केवीएल, आई इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई बी। लेकिन कब, जब ट्रांजिस्टर एक्टिव में हो, क्योंकि ट्रांजिस्टर जब एक्टिव में होता है ना तभी आपका आई सी इक्वल टू बीटा आई बी लगता है, और आई होता है आपका आई बी प्लस आई सी, आई सी को रखा बीटा आई बी तो आई बी कॉमन लिया तो 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई बी बन जाता है। तो इनपुट साइड इधर केवीएल लगाऊं मैं तो क्या आएगा, प्लस 10 वोल्ट माइनस 1k इंटू आई, दैट इज 1k इंटू आई इज 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई बी, ओके, माइनस 0.7 एंड माइनस 270 आई बी, माइनस 270 आई बी इक्वल टू 0। नाउ इसमें क्या होगा आपका, ये 10 है माइनस बीटा कितना है बेटा 100, तो ये हो गया 101 आई बी
-0.7 -270 IB इक्वल टू 0। अब देखो 10 -0.7 क्या होगा 9.3। अब आई भी जोड़ ले बेटा, 101 और 270 कितने होंगे, 270 और 100 370 और 371 IB बोल दे। तो यहां से IB निकाल लू मैं। राइटिंग कैसी आ रही है, मस्त आराम से 9.3 अपॉन 371 बाय डिफॉल्ट इन द मिली एम्पियर। क्या आंसर आया, कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर है हमारे पास भैया। 9.3 डिवाइड बाई 371, आंसर आ गया 0.025 0.025 026 मिली एम्पियर। ये करंट आपकी फ्लो हो रही है, बेस करंट। तो भैया कलेक्टर करंट कितनी होगी, आई सी इक्वल टू बीटा। क्यों, उद्देश्य क्या है आपका, उद्देश्य है ये वीईसी निकालना। पीएनपी में वीईसी निकालते हैं, एनपीएन में वीसी। अगर ये वीईसी 0.2 से ज्यादा आ गया तो ट्रांजिस्टर एक्टिव में, 0.2 से कम आ गया तो सैचुरेशन में। और फिर वो वाला तरीका देखेंगे हम, है ना। तो वीईसी सो आई सी इक्वल टू बीटा आई भी, क्योंकि आईसी भी जरूरी है मेरे को, यहाँ पे आईसी पता होना चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप और आई भी पता होना चाहिए। तो आई सी इक्वल टू बीटा आई भी, बीटा कितना है आपका 100 टाइम्स ऑफ आई भी करूंगा, खुद सोचो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 2.506 मिली एम्पियर। ये आईसी आ गया, आई भी आ गया, तो आई कितना होगा, चाहे तो 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई भी कर दूं या आईसी और आईबी को मैं ऐड कर दूं। आईसी आईबी को अगर ऐड कर दूं मैं, तब भी मेरा कितना आ जाएगा 2.5 ओके 2 ओके ये आ जाएगा 2.52 और ऐड कर देता हूं लो एग्जैक्टली ओके प्लस 2.506 2.53106 2.53106। अल्लाह क्या फर्क पड़ता है, इतना भी वो नहीं हो रहा आजकल है, आजकल मतलब क्वेश्चन में इतना ही वो नहीं हो रही, हदें पार। ओके नाउ बेटा ये आ गया जब जिंदगी में, तो अब क्या करोगे बेटा, अब ये करोगे कि आउटपुट साइड केवीएल लगाओगे मस्त आराम से। क्या आएगा आउटपुट साइड केवीएल, प्लस 10 वोल्ट माइनस 1 के इंटू आई करंट फ्लो हो रहा है, 1 इंटू आई ऐसा लिख लो, माइनस वीईसी लिख लो, माइनस वीईसी लिख लो, माइनस 1 के इंटू आईसी, माइनस 1 के इंटू आईसी इक्वल टू 0। यही हुआ, माइनस 1 के इंटू आईसी इक्वल टू 0। तो वीईसी कितना आएगा बेटा, वीईसी आएगा आपका 10 माइनस आई एंड माइनस आईसी। तो वीईसी कितना होगा आपका 10 माइनस, ठीक है। अब ये आई और आई सी वोल्ट में होंगे, अभी मत सोचना तो आई लिखा हुआ है मिली एम्पियर में, अरे बेटा आई इंटू 1 के लिखा हुआ है वोल्ट में कन्वर्ट हो गया, 1 का मल्टीप्लीकेशन है 1 किलो ओम का, ठीक है। तो परेशान मत होना, उनकी यूनिट क्या है अब, तो चाहो तो ऐसे ही बना लेने दो 1 इंटू आई ऐसे, है ना, माइनस कॉमन ले लेता हूं लो, तो ये 1 के है ओके। तो 1 यहाँ पर यूनिट वाला है किलो ओम ओके। आई प्लस आईसी, आई प्लस आईसी कितना होगा 2.53 एंड 2.50 ओके। तो मैं कैलकुलेट कर देता हूं ओके परफेक्टली, ठीक है। तो 2.53 और प्लस 2.506 ओके, या 5.036। तो आंसर कितना आएगा वीईसी का मेरे बच्चे 10 माइनस 5.036 ओके। ये आंसर आया बेटा 4.964, ये बोल्ट में आ गया आंसर। चलो भैया अच्छी बात है, ये आंसर आ गया ना वीईसी इक्वल टू 4.96। अब देख बेटा ये वीईसी जो है ना, पीएनपी में वीईसी देखते हैं, एनपीएन में वीसी और पीएनपी में वीईसी ओके। ये वीईसी ग्रेटर देन 0.2 आया ना, तो ट्रांजिस्टर किस में है भाई साहब, ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव मोड, एक्टिव मोड में है भाई ट्रांजिस्टर, आपका किस में है एक्टिव मोड में। सो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा आपकी जिंदगी में इसका आंसर ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन एक्टिव मोड ओके, आ गया आंसर। और क्या कर सकते हैं इसमें कि सर वो तो बता दो यार सैचुरेशन के थ्रू कैसे करेंगे। मान लो आप ये मान लेते कि अमीटर जंक्शन आपका इसका फॉरवर्ड वाइज था, अमीटर जंक्शन आपका निकल के आया सर फॉरवर्ड वाइज है, तो आप ये मान लो कि ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन में है, तो किसने मना किया है, कर सकते हैं अपन उससे, वो लेंथी पड़ता है, लेकिन फिर भी बता देता हूं एक बार बताऊंगा जिंदगी में, उसके बाद फिर दोबारा से मैं वो करना ही नहीं है ओके।
तो क्या बताने वाला हूं मैं, देखो कि ट्रांजिस्टर को अगर मैं सैचुरेशन में मान लेता तो क्या होता। ओके, सो लेट ट्रांजिस्टर इन सैचुरेशन, और लेट ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन। अगर ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में मान लेते हैं, पीएनपी है बेटा, पीएनपी, तो वीबी कितना होगा, 0.7 नहीं आएगा, कितना आएगा वीबी, अमीटर टू बेस जंक्शन वोल्टेज सैचुरेशन में 0.8 वोल्ट। और फिर वीईसी भी मानना पड़ता है आपको, वीईसी सैचुरेशन, पीएनपी है ना, तो वीईसी पीएन एनपीएन होता तो वीसी होता, वो हो गया आपका 0.2 वोल्ट, ये मान लिया आपने। अब केवीएल केसीएल लगाओ और आईसीआईवी निकालो, ये जीवन का उद्देश्य है। इनपुट साइड केवीएल लगाऊंगा 10 माइनस बन के, तो इनपुट साइड का केवीएल क्या होगा, 10 माइनस बन के इंटू कौन सी करंट है, 1 प्लस बीटा आई भी मत बोल देना, आई बोलो। क्यों क्यों सर क्यों, क्योंकि ये 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई भी तभी लिख सकते हो जब आईसी को बीटा आई भी लिख सकते हो तब, क्योंकि आप सैचुरेशन में आईसी इक्वल टू बीटा आई भी लगाना भूल जाया करो। मतलब आप ये नहीं लिख सकते कि आई इक्वल टू 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई भी है, नहीं नहीं ले सकते, नहीं पाप है ये नहीं ले सकते आप क्या ले सकते हो, आई को केवल आई बी प्लस आई ले सकते हो, जो कि परम सत्य है, कभी भी लगाओ। तो ये आई हो गया आई बी प्लस आई सी बन के गया कॉस, माइनस ये वीईबी, वीईबी सैचुरेशन कितना है 0.8 वोल्ट, ओके, माइनस यहां पर लगा रहा हूं 270 इंटू आई बी, 270 इंटू आई बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी आपकी परफेक्ट। 10 माइनस 0.8 क्या होगा 9.2, माइनस आई बी माइनस 270 बन आई बी, ओके, माइनस कितना आएगा ये आई सी इक्वल टू 0। तो आप ऐसा लिख सकते हो बेटा क्या, कि ये हो गया 271 आई बी और प्लस आई सी इक्वल टू 9.2 वोल्ट, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एनी प्रॉब्लम। नाउ अगर बात करें हम इसकी, ओके, बात करूं मैं किसकी, सेकंड केवीएल की, जो कि आउटपुट साइड लगाऊंगा मैं, ओके, हाँ ओके, ओके, नाउ सी, अब मैं क्या बात कर रहा हूं, आउटपुट साइड केवीएल लगाऊं 10 माइनस बन के इंटू आई बी प्लस आई सी, ओके, आई बी प्लस आई सी, देखो आई बी प्लस माइनस वीईसी, माइनस वीईसी कितना होता है सिचुएशन में 0.2, माइनस बन के इंटू आई सी, ओके, ये आई सी इक्वल टू 0। यहां से इक्वेशन निकालो 10 माइनस 0.2 कितना होगा 9.8 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 आई बी, ओके, ये माइनस आई सी माइनस 2 आई सी इधर जाएगा तो प्लस 2 आई सी, ये दो इक्वेशन हो गई आई बी और आई सी में, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अगर इन दोनों को सॉल्व करूं तो आई बी आई सी का आंसर आएगा, आई बी का आंसर आ जाएगा, यहां से मैं सॉल्व करूं इन दोनों इक्वेशन को, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, आई बी आई सी की वैल्यू निकालना है। अगर आप सॉल्व करेंगे और आई बी आई सी की वैल्यू निकालेंगे तो मैं दे रहा हूं आपको कि आई बी आई सी की वैल्यू क्या होगी, आई बी की वैल्यू होगी आपकी इसमें 0.015 मिली एम्पियर, 0.015 मिली एम्पियर, आईसी की वैल्यू आएगी आपकी इसमें, आईसी की वैल्यू आएगी आपकी 4.89 मिली एम्पियर, ये 4.89 मिली एम्पियर। अब बेटा बताओ, ट्रांजिस्टर को आपने सैचुरेशन में माना था ना, सैचुरेशन में कि ट्रांजिस्टर लेट सैचुरेशन में है, तो ये जो कलेक्टर करंट होगी ना, यही होगी आपकी क्या आईसी सैचुरेशन। अब हम क्या निकालेंगे, आईबी मिनिमम, minimum base current required to move transistor in saturation, this is the actual base current, this is the actual base current जो आपकी ट्रांजिस्टर फ्लो हो रही है। अब हमें ये निकालना है कि कितनी बेस करंट की रिक्वायरमेंट होगी जिससे ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाए, वो होती है दिस आईसी सैचुरेशन अपॉन बीटा, आईसी सैचुरेशन अपॉन बीटा। आईसी सैचुरेशन इतना है 4.89 और बीटा कितना है आपका 100, तो कितना आ जाएगा 4.89 में 100 का डिवाइड करूं तो 0.0489 आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो, मिली एम्पियर। ये आ गया बेटा, ये क्या आ गया आईबी मिनिमम। अब बेटा बताओ ये 0.04 ज्यादा है कि 0.01 ज्यादा है,
0.04 ज्यादा है, मतलब आईबी की वैल्यू लेस देन है किससे, आईबी मिनिमम से। इसका मतलब क्या हुआ, द बेस करंट रिक्वायर्ड टू मूव ट्रांजिस्टर इन सैचुरेशन इज आईबी मिनिमम एंड एक्चुअल बेस करंट जो फ्लो हो रहा है वो कम है उससे। मतलब ट्रांजिस्टर आपका किस में है, सैचुरेशन में नहीं है। ट्रांजिस्टर किस में आपका, सैचुरेशन में, तो आईबी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आईबी मिनिमम, हेंस ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन। तो अब आज से क्या कसम खाओगे, आज से एक कसम खाओगे, ट्रांजिस्टर इज इन, सॉरी, एक्टिव रीजन, ट्रांजिस्टर इज इन, okay, IB should be greater than IB minimum, then it will be in the saturation. Okay, so it is in the active region, transistor is in active region. Okay, so पहले भी हमने सॉल्व किया तब भी आया ट्रांजिस्टर एक्टिव में, ये देखो, और ऐसे सॉल्व किया सैचुरेशन में मान के तब भी आया एक्टिव में। लेकिन इसमें देख बेटा कितना कठिन है, तूने VV सैचुरेशन की वैल्यू याद होनी चाहिए, VC सैचुरेशन की वैल्यू याद होनी चाहिए, फिर दो इक्वेशन आएंगी, दो अननोन होंगे, उनको सॉल्व करेगा कैलकुलेटर में रख के, IB IC की वैल्यू निकालेगा, फिर वो IC जो होती है वो IC सैचुरेशन होती है, फिर IB मिनिमम IC सैचुरेशन, बीटा थोड़ा बहुत भूल गया, मान लो भूला वाली बात हो गई है ना, तो गेम ओवर हो गया तेरा। तो मतलब कठिन है। यहाँ पे क्या है भाई, IC इक्वल टू बीटा, IB बचपन से पढ़ के आ रहे हो, बचपन मतलब फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग से सब कुछ पता था। आई सी इक्वल टू बीटा, आई भी लगाया, सॉल्व किया, VEC की वैल्यू निकाली, वो 0.2 से ज्यादा है तो ट्रांजिस्टर एक्टिव में, अदरवाइज सैचुरेशन में। या फिर नहीं इसके बाद भी तो ट्रांजिस्टर को बना ले, बनाने के बाद VCV को चेक कर ले, कलेक्टर बेस जंक्शन के वोल्टेज को, वो कितना आ रहा है, अपने आप तो बता देगा कि एक्टिव में कि सैचुरेशन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें मोड ऑपरेशन बताना है। बीटा की वैल्यू 30 है, ICB नॉट की वैल्यू 20 नैनो एम्पियर है। ICB नॉट होता है आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ कलेक्टर जंक्शन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन व्हेन अमीटर इज लेफ्ट ओपन। ये बहुत नेग्लिजिबल है। मतलब होता क्या है कि IC की जो इक्वेशन होती है ना आपकी बीटा IB, वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होती। एक्चुअली में क्या होती है, इक्वेशन होती है IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICB नॉट, ये होता है। बट ये ICB नॉट नैनो एम्पियर में चाचा, नैनो एम्पियर में अगर 31 का मल्टीप्लाई भी किया, बीटा 30 है, 31 इंटू नैनो, 31 इंटू नैनो भी कर दिया मैंने ना, तो सॉरी 30 इंटू 20 भी करूंगा ना, तो कितनी नैनो एम्पियर आएगी, 3 दूनी 6, 600 नैनो एम्पियर। 600 नैनो एम्पियर कितनी होती है, बहुत स्मॉल होती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये नेग्लिजिबल होने वाला है। मतलब ये हो जाता है आपका बीटा IB ओनली, तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इस क्वेश्चन में, इस ICB नॉट के गिवन होने से। VI गिवन है 5 वोल्ट। सॉल्व कैसे करेंगे मोड ऑपरेशन, पहले तो ये देख चाचा चौधरी, क्या इसका तो थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल सकता है, क्योंकि अंट संट लगाओ ना, -12 भी लगाए 5 भी लगाओ, दिमाग खराब नहीं कर रहा है एकदम से, पता ही नहीं चल रहा कि बेस टू एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइज होगा कि नहीं होगा। इसका थेवेनिन निकाल ले। थेवेनिन कैसे निकालेंगे, BTH RTH, कैसे निकालेगा BTH RTH। BTH होता है ओपन सर्किट वोल्टेज ऑन दिस नोड, ओपन सर्किट वोल्टेज ऑन दिस नोड, इस नोड का ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल। कैसे निकालेगा, देख ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब इधर कोई करंट नहीं जा रही है, मतलब इधर कोई करंट नहीं जा रही है, उस टाइम पर यहाँ पर कितना वोल्टेज है, तो ये जस्ट एक कॉम्बिनेशन है दो रजिस्टर का, और बीच वाले नोड का वोल्टेज निकालना है। कैसे निकालोगे आप, तो देख VTH डायरेक्टली निकाल रहा हूं मैं, क्रैश कोर्स है इसमें, नेटवर्क नहीं सिखाऊंगा। इस नोड का वोल्टेज, दो रजिस्टर लगे हों आपके, और यहाँ पर एक रजिस्टर के इधर 5 वोल्ट लगाओ, दूसरे रजिस्टर के तरफ कोई एक और वोल्ट लगाओ, तो बीच का वोल्टेज निकालते हैं। ये जो वोल्टेज है वैसे निकालते हैं, 5 गुणा 100 दूसरा रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, -12 गुणा ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वो होगा VTH। तो VTH कितना होगा 5 वोल्ट, इसका अपोजिट रेजिस्टेंस कितना 100 अपॉन 100 प्लस 5 प्लस -12 की वजह से, या सुपर पोजिशन ही बोल सकते हो, -12 इंटू 15 अपॉन कितना 15 प्लस 100, ये आ गया VTH आपका। तो VTH कैलकुलेट करूं तो आ जाएगा 500 माइनस 12 गुणा 15 डिवाइड बाई 115। ठीक है, ये निकालना है। चल निकाल, कैलकुलेटर है ना अपने पास, तो कैलकुलेटर क्या, चलो कैलकुलेटर से निकालते हैं, मजा आएगा। 500 माइनस 12 गुणा 15 डिवाइड बाई 115, ये आंसर आ गया तेरा 2.7826, 2.7826 वोल्ट, ये आ गया। अब बेटा RTH कितना आएगा वो भी निकाल ले। RTH आएगा 15 और 100 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 15 इंटू 100 अपॉन 115,
कितना आ गया 15 इंटू 100 अपन 115। अगर मैं ये करूं 15 इंटू 100 डिवाइड बाई 115, ये आ गया 13.0434 13.0434 13.0434 किलो ओम, ये आपका रजिस्टर आ गया। तो VTH RTH आ गया, मतलब ये वाला सर्किट अब आपका ऐसा दिखेगा बेटा, ये ठीक है। अब देखिए यहां पर VTH RTH, ये RTH और ये आ गया तेरा VTH और ये बन गया तेरा ग्राउंड। ओके, अब देखिए यहां पर ये 12 वोल्ट है बैटरी और ये 22 किलो ओम रजिस्टर है। 12 वोल्ट बैटरी 22 किलो ओम रजिस्टर। RTH कितना है ये लिख दिया 13.04 किलो ओम। VTH कितना है 2.7826 वोल्ट। ओके, अब देख बेटा बेस टू अमीटर जंक्शन के बारे में बात करते हैं। कलर दूसरा ले जिंदगी में बटा, इस बेस टू अमीटर जंक्शन वोल्टेज के बारे में कैसा दिख रहा है, ये P है, ये N है। P कनेक्टेड है 2.78 से, N कनेक्टेड है 0 से। 0.7 होता है कट इन वोल्टेज। तो भैया अमीटर बेस जंक्शन में से अमीटर जंक्शन आपका क्या आ गया, अमीटर जंक्शन में अमीटर जंक्शन आपका फॉरवर्ड वाइज है। और अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है तो ट्रांजिस्टर या तो एक्टिव में होगा या फिर सैचुरेशन में होगा, क्योंकि आपको मोड ऑपरेशन तो निकालना है। तो भाई एक्टिव में होगा या सैचुरेशन में होगा, कैसे निकालोगे, बीटा गिवन है ठीक है। ICV नॉट को तो नेग्लेक्ट करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, IC इक्वल टू बीटा ही यूज करो। मान लो कि ट्रांजिस्टर आपका किसमें एक्टिव में है, ये मान लिया VC, लेट ट्रांजिस्टर इन एक्टिव, क्या कर लू मैं, लेट ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन। ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में, अगर ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में है तो पहले तो इनपुट साइड में KVL लगा और इस बेस करंट को निकाल, जिंदगी आसान बना। लगा KVL इनपुट साइड KVL लगाऊंगा 2.78 ओके 26 ओके माइनस हो गया 13.04 किलो ओम इंटू IV, माइनस हो गया ये आपका 0.7, क्योंकि VB गिवन नहीं है तो 0.7 बाई डिफॉल्ट इक्वल टू 0। IV कितना हो जाएगा यहां से बेटा 2.78 में से ये 0.7 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.7 चला गया तो 2.0826 डिवाइड बाई 13.04, ये हो गया मिली एम्पियर। ओके, ये मिली एम्पियर में आपका आंसर हो गया। तो IV कितना आया भैया, यहां से आंसर निकाल दो, मैं निकाल देता हूं कैलकुलेटर से। 2.0826 डिवाइड बाई 13.04, आपका आंसर आ गया 0.159 मिली एम्पियर, 0.159 ओके 0.1597 मिली एम्पियर। ओके, ये I भी है आपका। अब बात करते हैं IC की। IC इक्वल टू होगा आपका बीटा IB, IC इक्वल टू बीटा IB। बीटा कितना है आपका IC इक्वल टू बीटा IB में, बीटा 30 है 0.1597, कितना आ जाएगा 30 इंटू 0.1597, 30 इंटू 0.1597, ये आ गया आपका 4.791 ओके मिली एम्पियर, ये करंट आ गया। अब IC आ गया, IC आ जाने के बाद तो ये करंट पता चल गया आपको इधर वाला। आप VC नहीं निकाल सकते, 12 माइनस 22 के I ओके, तो VC कैसे निकालोगे, आउटपुट साइड KVL निकाल दो, 12 माइनस 22 किलो इंटू IC, यही है 12 माइनस 22 के इंटू IC माइनस BC इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट यहां से VC निकालू मैं, VC आ जाएगा 12 माइनस 22 इंटू IC रख दू मैं 4 यहीं से पता चल गया सैचुरेशन में बेटा, देख 22 गुणा 4 करेगा 88 आएंगे, 12 माइनस समथिंग करेगा डेफिनेटली लेस देन 0 आने वाला है, VC नेगेटिव आ गया।
हमें तो 0.2 से कम चाहिए, 0.2 से कम हो जाता है बीसी सैचुरेशन चला जाता है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्यों चला गया सैचुरेशन। जब कुछ गिवन ना हो तब, जब वीसी सैचुरेशन की वैल्यू गिवन ना हो तो बाय डिफॉल्ट 0.2 होती है बीसी सैचुरेशन। मतलब बीजेटी का वीसी अगर 0.2 से कम तो बीजेटी सैचुरेशन में, 0.2 से ज्यादा तो एक्टिव रीजन में। आर यू गेटिंग इट? तो इसमें कहीं गिवन नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कि अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये ओके। इसमें आपको कलेक्टर करंट आईसी की वैल्यू निकालनी है। कलेक्टर करंट आईसी क्या होगा, ओके, सॉरी, कलेक्टर करंट आईसी क्या होगा ये निकालना है, ओके। ये ओके, चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। ये दिया हुआ है वही आईसीबी नॉट नेग्लिजिबल है, बीटा गिवन है 30 फाइनाइट, वीबी गिवन है 0.7, बीसी सैचुरेशन गिवन है कि अगर ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जाता है तो इसका सैचुरेशन वोल्टेज 0.2 है। करंट थ्रू कलेक्टर आईसी इज, अब वही वाली बात हो गई सर, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने कल कराए थे ना, जिसमें आपको अननोन करंट निकालनी थी, आपने आंख बंद करके हमसे एक्टिव रीजन मान के करंट वरेंट निकलवा दी थी। उन सारे क्वेश्चंस को अब दोबारा करना, आप देखना उसमें कि जब भी आप चेक करने की कोशिश करोगे ना वीसी को निकालने की, अगर निकाल पा रहे होगे तो, है ना, तो वो हमेशा 0.2 से ज्यादा आ रहा होगा। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन होगा याद, वीसी की वैल्यू 2 वोल्ट आई थी, फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने आपको इंडिकेट करवाया था कि देखो मैंने आंख बंद करके आई इक्वल टू बीटा आई भी लगाया है और मैंने अननोन वैल्यू जो भी निकाली थी वो निकाल दी थी, और फिर मैंने बोला था कि वीसी की वैल्यू 2 वोल्ट आ रही है, मतलब 0.2 से ज्यादा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे आईसी निकालनी है। अब खुद देखो ये जो डायोड है, इस डायोड के, जीना डायोड के पी टर्मिनल पर -12 वोल्ट है और एन टर्मिनल पर ये ग्राउंड है आपका 0 वोल्ट। तो पी पर -12, एन पर ग्राउंड, तो ये जीना डायोड तो ब्रेकडाउन में जाएगा भाई साहब। तो ये लगा दिया 5 वोल्ट, -12 + 5 करूंगा तो कितना आएगा, -12 + 5, 7 और 5 12, -7 वोल्ट, -12 + 5 -7 वोल्ट। अब देखते हैं हम इस सर्किट के बारे में, ये क्या हो रहा है। अगर ये डायोड फॉरवर्ड वाइज होता है आपका मीटर बेस जंक्शन का तो 0.7 वोल्ट होना चाहिए। डायोड के बारे में कुछ गिवन नहीं है, मतलब डायोड के बारे में भी गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में, तो ये भी 0.7 गिवन होगा। तो इस सर्किट को बना लूं मैं इतना इतना, तो कैसा दिख रहा है मेरे को, देखना बेटा, इतने इतने पोर्शन को बना रहा हूं मैं, ओके। ये डायोड है, ये बीजेटी का डायोड है, अमीटर बेस जंक्शन, और ये -12 से कनेक्टेड है, और ये आपका यहाँ पर -7 वोल्ट है। ये 1 किलो ओम है, ये बेस टर्मिनल है इसलिए इसको बेस करंट बोल सकता हूं। ये डायोड है, ये अमीटर जंक्शन का डायोड है, ओके। अब खुद देखो ना, -7 और 12 में कितना अंतर है, 5 वोल्ट का अंतर है। डायोड के कट इन वोल्टेज क्या है इंडिविजुअल, 0.7 वोल्ट है, ओके, 0.7 वोल्ट है आपके। तो बेटा ये 0.7 है और ये 0.7 है आपका, ओके। तो बेटा 0.7 मतलब 1.4 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है ऑन होने के लिए इन दोनों डायोड को। जब भी दो डायोड लगे होते हैं तो डायोड में मैंने बताया कि दो डायोड लगे हैं तो 0.7 + 0.7 1.4, तो 1.4 की बाइजिंग मिल रही है, हाँ मिल रही है। -7 -12 से बहुत ज्यादा है, 5 वोल्ट ज्यादा, 5 वोल्ट की फॉरवर्ड वाइज मिल रही है, हमें तो 1.4 चाहिए, मतलब दोनों डायोड ऑन होंगे। दो डायोड ऑन होंगे तो पहली बात तो जंक्शन जेई आपका फॉरवर्ड वाइज है इसमें। सबसे पहली बात तो क्या बात चल गया कि जंक्शन जेई फॉरवर्ड वाइज है, ये ट्रांजिस्टर या तो एक्टिव में होगा या फिर सैचुरेशन में होगा। अब मैं बेस करंट निकालूं तो बेस करंट कैसे निकालूंगा मैं, यहां पर बेस करंट निकालूं तो -7 वोल्ट, -0.7, -0.7 एंड माइनस ऑफ -12, क्योंकि इस -12 का मतलब क्या होता है, ये होता है ना 12 वोल्ट की बैटरी, ओके। मतलब क्या, -7 -0.7 -0.7 और +12, ओके, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम। तो बेस करंट कितनी आ जाएगी, यहां से बेस करंट आ जाएगी 1.4 + 12, ओके। तो 7 + 1.4 कितना होगा 8.4, 12 - 8.4 डिवाइड बाई 1 के कितना आ जाएगा 12 - 8.4, ओके। तो ये आ जाएगा 12 - 8.4 डिवाइड बाई 1, ये आ जाएगा 3.6 मिली एम्पियर। आई भी आ गया आपका 3.6 मिली एम्पियर। अब क्या हुआ कि जिस बच्चे ने अधूरी क्लास पढ़ी थी मेरी, मान लो सपोज आज ही क्लास नहीं पढ़ी, कल वाली क्लास पढ़ी थी, तो वो क्या करेगा, तुरंत आई भी आ गया, अब वो बोलेगा आई सी इक्वल टू बीटा आई बी,
तुरंत। लेकिन आपको पता है ना कि आईसी इक्वल टू बीटा आई भी तब लगता है जब ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव में है। तो मतलब अगर आप आईसी इक्वल टू बीटा आई भी लगा रहे हो, इसका मतलब आप मान के चल रहे हो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है। लेकिन इसके बाद आंसर निकालने का क्रॉस वेरीफाई करना तो बनता है ना, अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो। उन कल वाले जो क्वेश्चन है ना उसमें आप चेक नहीं कर पाओगे आप। जैसे R1 R2 की वैल्यू निकालनी है अननोन, तो R1 R2 जब तक गिवन नहीं है तो कैसे वोल्टेज ड्रॉप निकाल पाओगे उनके, कैसे चेक कर पाओगे कि VCE की वैल्यू 0.2 से ज्यादा है कम है, लाइक दैट। तो IC इक्वल टू बीटा आई भी, तो I से कितना आ जाएगा, बीटा मतलब 30, 30 इंटू 3.6 करूंगा मैं, 30 इंटू 3.6 करूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 108 मिली एम्पियर। और 108 मिली एम्पियर जैसे आंसर आया, मस्त घबरा के बिल्कुल एकदम ये सी लगा दिया। जैसे सी लगाया ना, -2/3 के मार्क्स मिलेंगे आपको तुरंत। क्या मिलेंगे, -2/3 मार्क्स मिलेंगे तुरंत, तत्काल में, बिल्कुल एकदम। कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, आपको मार्क्स दे देगा -2/3 बिल्कुल एकदम। तो आपको ये देखना है कि 108 मिली एम्पियर हो सकता है सही, बिल्कुल, लेकिन ये कब वैलिड होता है, जब ट्रांजिस्टर एक्टिव में हो तब। तो ये आंसर मान लो सही है। अगर ये सही है तो ट्रांजिस्टर एक्टिव में आना चाहिए ना। तो इसका VC तो निकाल के देख ले एक बार IC की इस वैल्यू के लिए। तो VC क्या होगा, आउटपुट साइड KVL लगाऊं मैं, तो आउटपुट साइड KVL लगाऊं तो क्या है वो 0 वोल्ट -2.2 के इंटू IC माइनस BC, ओके, माइनस BC, ये इधर -BC, और ये क्या होगा, वही मैंने बताया ना, ऐसे करके ऐसे लगाओ 12 वोल्ट, ओके, प्लस 12 वोल्ट इक्वल टू 0। तो VCE कितना आ जाएगा यहां से देखना, 2.2, ओके, इंटू IC माइनस साइन के साथ प्लस 12, कितना आ गया, 12 माइनस 2.2, IC इज 108 मिली एम्पियर, कितना आ जाएगा, डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, चेक क्या करना है, 12 माइनस 2.2 इंटू 8 108, यार डेफिनेटली बहुत ज्यादा आएगा। डेफिनेटली आपका VCE क्या आ गया, लेस देन 0। अब VCE बेटा अगर लेस देन 0, आपका VCE सेक्शन तो 0.2 गिवन है भाई, मतलब VCE की वैल्यू 0.2 से कम आएगी तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा भाई साहब। 0.2 या 0.2 से कम आ जाए तो ट्रांजिस्टर तो सैचुरेशन में निकला भाई साहब, और ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में निकला तो IC इक्वल टू बीटा आई भी तो लगा ही नहीं सकते हो आप। आर यू गेटिंग इट, क्योंकि IC इक्वल टू बीटा आई से जो करंट आ रही है वो करंट ये बोल रही है कि मेरी इस वैल्यू के लिए ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होना चाहिए, और आपका ट्रांजिस्टर हो इस वैल्यू के लिए ट्रांजिस्टर किसमें होना चाहिए, सैचुरेशन में हो। आप मान के चल रहे हो IC इक्वल टू बीटा आई मतलब ट्रांजिस्टर एक्टिव, सो मीनिंग इज दैट ट्रांजिस्टर इज इन द सैचुरेशन। और जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होता है तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0.2, डायरेक्ट यहां पर KVL लगा और IC का आंसर पा, ये मीनिंग है। ट्रांजिस्टर अगर सैचुरेशन में है तो आउटपुट साइड का KVL क्या होगा, आउटपुट साइड KVL लगाऊं तो आउटपुट साइड का KVL क्या बोलेगा, 0 माइनस IC इंटू 2.2 के, ओके, 0 माइनस IC इंटू 2.2 के माइनस BC सैचुरेशन इज 0.2, ट्रांजिस्टर इज इन द सैचुरेशन ना, एंड प्लस 12 वोल्ट इक्वल टू 0। तो आंसर क्या जाएगा यहां से, IC इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 0.2 इज 11.8 अपॉन 2.2, दैट इज 11.8 अपॉन 2.2 इज आई थिंक 5.6, जो भी आया 11.8 डिवाइड बाय 2.2, ओके, ये आ गया 5.3636। तो आंसर आ गया आपका 5.3636 मिली एम्पियर। तो ये आंसर आया। तो आंसर कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा जो +2 मार्क्स देगा। तो 5.3636 लगाओगे या 5.36 लगाओगे तो +2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज जिंदगी में आप लेके बैठोगे -2/3। तो केयर करना है जब किसी क्वेश्चन में आपका सैचुरेशन वोल्टेज गिवन है आपका VCE सैचुरेशन 0.2, इसका मतलब उसने इंडिकेट कर दिया कि अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होता है तो इस वोल्टेज को 0.2 मानना है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा चेक कर लो केयर करके ना कि कहीं ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में तो नहीं जा रहा है, तो आपको थोड़ा इस टाइप से केयर करना है। तो ये एग्जैक्ट तरीका किसी क्वेश्चन में अननोन करंट अननोन वोल्टेज निकालने का। अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो उस क्वेश्चन में चेक जरूर करें, और चेक नहीं कर पा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जब अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है तो वो एक्टिव रीजन में ही होगा, क्योंकि आप अब जो चेक ही नहीं कर पाए, रेजिस्टेंस अननोन है। जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे आपके इसमें R1 R2 निकालना था, एक क्वेश्चन कराया था कल मैंने, है ना, तो उसमें नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है गेट 2011 का, ये आई थिंक गेट 2011 का है क्वेश्चन। फॉर द BJT Q1 इन द सर्किट शोन बिलो बीटा इज इनफाइनाइट, बीटा इनफाइनाइट का मतलब बेस करंट इसकी 0 है, ठीक है, और कलेक्टर करंट अमीटर करंट के बराबर है, ठीक है। BC सेक्शन गिवन है और BB ऑन गिवन है, इसका मीनिंग पहले समझ लो, कोई बताए मुझे।
VB ऑन का मतलब है कि ट्रांजिस्टर अगर आपका ऑन है तो उसका बेस टू अमीटर वोल्टेज 0.7 ही लिया जाएगा। ऑन कब कब होता है बीजेटी? सैचुरेशन में भी अमीटर बेस जंक्शन ऑन होता है फॉरवर्ड बाइस, और एक्टिव रीजन में भी अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाई होता है। मतलब चाहे ट्रांजिस्टर एक्टिव में हो और चाहे सैचुरेशन में हो, बेस टू अमीटर वोल्टेज 0.7 माना जाएगा, ये बोला है। फिर नेक्स्ट बोल दिया VC सैचुरेशन इक्वल टू 0.7। इसका मतलब क्या है? वो 0.2 वाली कहानी भूल जाओ। इसका मतलब जब VC की वैल्यू 0.7 से ज्यादा होगी तो ट्रांजिस्टर एक्टिव में होगा, और 0.7 से कम होगी तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा। द स्विच इज इनिशियली क्लोज्ड at time t equal to 0 the switch is opened, the time t we have to calculate at which q1 leaves the active region। ये ट्रांजिस्टर q1 है, ये एक्टिव रीजन को कब छोड़ेगा वो टाइम t आपको निकालना है, ये मीनिंग है इस क्वेश्चन का। और t लेस देन 0 पर स्विच क्लोज्ड है आपका। चलो तो एक बार t लेस देन 0 पर इस सर्किट को थोड़ा देखना चालू करते हैं। t लेस देन 0 पर वैसे ही वो तो मुझे ही पता है कि क्या है, टाइम t निकालना है एट विच q1 लीव्स द एक्टिव रीजन। इसका मतलब क्या है, जब स्विच को क्लोज कर दिया जाएगा तो उसके कुछ समय बाद वो एक्टिव रीजन को छोड़ देगा। इसका मतलब क्या है, t लेस देन 0 पर वो एक्टिव में ही है ना, तभी तो वो एक्टिव रीजन को छोड़ेगा, है ना। तो t लेस देन 0 पर ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है, और फिर टाइम t निकालना है स्विच को क्लोज करने के बाद, ओपन करने के बाद। टाइम t इक्वल टू स्विच इज ओपन, स्विच जब क्लोज है ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में, स्विच को ओपन कर देते हैं, ट्रांजिस्टर धीरे धीरे एक्टिव रीजन को छोड़ने लगता है, और फिर हमें वो टाइम निकालना है जब वो एक्टिव रीजन को छोड़ दे। फिर भी हम t लेस देन 0 पर थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं कि वास्तव में एक्टिव में है तो कैसे है, क्या है, क्या चल रहा है। t लेस देन 0 पर आपका स्विच कैसा है, स्विच आपका क्लोज्ड है। स्विच अगर आपका क्लोज्ड है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर स्विच ओपन हो रहा है तो लेस देन 0 पर क्लोज्ड होगा। स्विच क्लोज्ड है तो ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर, ओके। -5 वोल्ट, ओके। ये 4.3 किलो ओम, ओके, और ये -10 वोल्ट, ओके। ये ट्रांजिस्टर Q1 है आपका, ओके। नेक्स्ट यहां पर हम बात करें, ये करंट सोर्स है आपका, और ये 5 वोल्ट का बैटरी है, ओके। अब देखो यहां पर ये स्विच क्लोज है बेटा आपका, और ये आपका कैपेसिटर बाबा है जिंदगी में, ओके। और स्विच क्लोज्ड है आपका t लेस देन 0 पर। ये 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है आपका। अब खुद बताओ, यहां पर देखो सबसे खास बात जिंदगी की जो है ना, वो पहले एक चीज नोट करनी है कि ये P है बीजेटी का और ये N है। सबसे पहली बात, बीटा इसका इनफाइनाइट है, तो डेफिनेटली ये जो करंट होगी और ये जो करंट होगी ये दोनों बराबर होंगी, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। ये करंट दोनों बराबर होंगी। अब देखो बेटा, बेस जो है आपका वो P है, वो कनेक्टेड है -5 से। अमीटर जो है वो आपका N टाइप है, वो कनेक्टेड है -10 से। तो बेस अमीटर जंक्शन पर लगभग वोल्टेज कितना हुआ, -5 और 10 का डिफरेंस कितना होगा, 5 वोल्ट। जब बेस अमीटर जंक्शन पर 5 वोल्ट मिलेगा, P पर 5 वोल्ट ज्यादा है कंपेयर टू N। N पर -10 है और P पर -5 है, मतलब P टर्मिनल 5 वोल्ट ज्यादा है कंपेयर टू N टर्मिनल, मतलब अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है। और अगर ये फॉरवर्ड वाइज होता है तो क्या सिखाया मैंने आपको, ये अगर फॉरवर्ड वाइज है तो VB ऑन होता है ना फॉरवर्ड वाइज, मतलब 0.7। अब चाहे एक्टिव में हो चाहे सैचुरेशन में हो, ये वोल्टेज कितना आ रहा है, 0.7। तो इसने एक कहानी बोल दी आपसे कि अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन है तो ये वोल्टेज 0.7 है, ठीक है, चाहे ये सैचुरेशन में हो और चाहे ये एक्टिव में हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर ये नोड वोल्टेज कितना होगा मेरे भाई, इस नोड वोल्टेज की बात करूं मैं तो कितना होगा, -5 -0.7 -5.7 वोल्ट। तो बेटा ये करंट कितनी होगी, ये करंट की बात करते हैं, ओके, ये करंट की बात करते हैं। -5.7 -10 दोनों का डिफरेंस कितना होगा, -5.7 प्लस 10 इज 4.3 डिवाइड बाय 4.3 कितना आ गया, 1 मिली एम्पियर। मतलब क्या हुआ, अब ये ट्रांजिस्टर चाहे आपका एक्टिव में हो तब भी ये वोल्टेज 0.7 है, और चाहे ये सैचुरेशन में हो तब भी 0.7, क्योंकि देखो अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, और ट्रांजिस्टर एक्टिव में होगा या फिर सैचुरेशन में होगा। और VB ऑन गिवन है 0.7, इसका मतलब है चाहे ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में हो और चाहे एक्टिव में हो, VB को 0.7 मानना है। अब ये 0.7 फिक्स है, ट्रांजिस्टर ऑन है, ये 0.7 फिक्स है। अगर ये वोल्टेज 0.7 फिक्स है, ये -5 फिक्स है, तो ये नोड वोल्टेज कितना फिक्स है, -5.7।
ये अगर -5.7 फिक्स है, ये -10 फिक्स है, तो ये करंट 1 मिली एम्पियर रहेगा। -5.7 प्लस 10 डिवाइड बाई 4.3, इसको कोई नहीं रोकने वाला। मतलब ट्रांजिस्टर चाहे आपका एक्टिव में हो चाहे सैचुरेशन में हो, ये सर्किट इतना वाला हिस्सा जो है ना आपका, इतना वाला जो हिस्सा है ना, ये लॉक्ड है परफेक्टली। मतलब ये बोल रहा है कि ये करंट तो 1 मिली एम्पियर होगी ही, चाहे ट्रांजिस्टर एक्टिव में हो और चाहे सैचुरेशन में हो, क्योंकि ये वोल्टेज 0.7 है, ये -5 है, तो ये -5.7 रहेगा जिंदगी भर के लिए। और ये -5.7 है, ये -10 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 4.3 है, डिवाइड बाय 4.3, 1 मिली एम्पियर। मतलब इस सर्किट को कसम है कि इसका ये वाला अमीटर करंट 1 मिली एम्पियर ही रहेगा, चाहे ट्रांजिस्टर एक्टिव में हो चाहे सैचुरेशन में। दैट्स क्लियर। ये पहला पॉइंट है। अब ये 1 मिली एम्पियर है, बेस करंट तो 0 है इसका, क्यों? क्योंकि बीटा इनफाइनाइट है, तो बेस करंट तो 0 एम्पियर है। तो ये 1 मिली एम्पियर, तो ये करंट भी कितना होगा? 1 मिली एम्पियर। अब देखो कलेक्टर में 1 मिली एम्पियर है, ऊपर से ये ऊपर वाला कितना आ रहा है? 0.5, ये 0.5 मिली एम्पियर है। अगर ये 0.5 है ऊपर से, 1 मिली एम्पियर ये है, तो ये कितना होना चाहिए? 0.5। ये कहां से आ रहा होगा? ये ग्राउंड से आ रहा होगा, तो ग्राउंड के पैरेलल में, देखो शॉर्ट के पैरेलल में कुछ भी होगा, शॉर्ट ही हो गया, तो ये ग्राउंड दे रहा होगा इस करंट को, इस सर्किट में 0.5। ठीक है, तो ये 0.5 यहां से, 0.5 यहां से 1 मिली एम्पियर जा रहा होगा। अब बात करते हैं दूसरे कलर के पेन से जिंदगी में। ओके, दूसरे कलर का पेन क्या बोलेगा? दूसरे कलर का पेन बोलेगा आपसे, देखते हैं कहां गए। ओके चलो यहां, ओके ये लो। चल, ये क्या बोल रहा है दूसरे कलर का पेन? ये ग्राउंड है, ग्राउंड है, ग्राउंड है, तो ये वोल्टेज कितना होगा आपका? 0 वोल्ट। तो ये कलेक्टर वोल्टेज है ना, इसको इसको कैपेसिटर वोल्टेज मान लो। कैपेसिटर वोल्टेज को मैं वी कैप लिख दूंगा, और ये कलेक्टर टर्मिनल है, इसके वोल्टेज को मैं लिख दूंगा वीसी। तो वीसी कितना दिख रहा है? वीसी इक्वल टू 0 और वी कैप इक्वल टू 0। वीसी बोल दो और चाहे वी कैप बोल दो, दोनों के दोनों कितने हैं आपके? 0 वोल्ट। दोनों के दोनों कितने हैं आपके? 0 वोल्ट। एनी प्रॉब्लम? अब ये 0 वोल्ट है और ये -5.7 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 0 माइनस -5.7। ओ हो 5.7 वोल्ट का डिफरेंस है। बीसी सैचुरेशन 0.7 है और ये कितना आ रहा है? बीसी 5.7। टी लेस देन 0 पर जो कलेक्टर और अमीटर के बीच का वोल्टेज है 5.7 है, जो कि 0.7 से ज्यादा है। ट्रांजिस्टर किस में हुआ बेटा? एक्टिव में हुआ। ट्रांजिस्टर किस में है? एक्टिव में है भाई साहब। तो टी लेस देन 0 पर ये ट्रांजिस्टर एक्टिव में है। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अब स्विच को ओपन करेंगे हम टी इक्वल टू 0 पर। ओपन करने के बाद धीरे धीरे कुछ ऐसा होगा सर्किट में कि ट्रांजिस्टर एक्टिव को छोड़ के कहीं और चला जाएगा। कहीं और कहां जाएगा? दो ही पॉसिबिलिटी है। अमीटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड वाइज है, तो या तो सैचुरेशन में होगा या कट ऑफ, सैचुरेशन में होगा या एक्टिव में होगा। तो अभी एक्टिव को छोड़ के जाएगा, मतलब कहां जाएगा? सैचुरेशन में जाएगा। मतलब क्या हो रहा होगा? ये वोल्टेज डिक्रीज होते होते 0.7 हो जाएगा, क्योंकि सैचुरेशन के केस में ये वोल्टेज कितना होता है? 0.7। ये तो -5.7 ही रहेगा, ये 0.7, मतलब ये वाला जो कैपेसिटर का नोड है ना, ये वाला वोल्टेज, ये -5 हो जाना चाहिए। देखते हैं, थोड़ा पेशेंस रखते हैं। चलो, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर बात करता हूं। टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर स्विच क्या हो गया आपका? ओपन हो गया। स्विच हो गया आपका ओपन। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। जिंदगी में, जिंदगी कलरफुल है ना अपनी, है कि नहीं है यार? बोल दो यार, जिंदगी कलरफुल है। स्विच ओपन है, जिंदगी कलरफुल होनी चाहिए। 0.5 मिली एम्पियर, ये 5 वोल्ट, ये बीजेटी। ओके, ये बीजेटी बाबा। ओके, ये -5 वोल्ट है आपका। ओके, और ये आपका 4.3 किलो ओम है। ओके, और ये आपका -10 वोल्ट है। ओके, ये आपको पता है ये तो 0.7 रहने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता है इस दुनिया में, कोई ताकत आ जाए, क्योंकि बीबी ऑन 0.7 है। तो ये नोड वोल्टेज कितना आने वाला है? -5 -0.7। ये तो -5.7 ही रहेगा, कसम खा के बैठा है। और ये -5.7, तो ये करंट कितना होगा? -5.7 प्लस 10 4.3 डिवाइड बाई 4.3, 1 मिली एम्पियर। और ये करंट अगर 1 मिली एम्पियर है, तो ये करंट भी कसम खा के बैठी है, मैं भी 1 मिली एम्पियर हूं। ये भी कसम खा के बैठी है करंट, मैं भी क्या हूं? 1 मिली एम्पियर हूं। ओके, ये 1 मिली एम्पियर।
अब यहाँ चलते हैं इस नोड पर, यहाँ पे अब क्या बोल दिया उसने स्विच को कि स्विच हो गया है ओपन, ओके। और ये है आपका कैपेसिटर, ओके। ये कैपेसिटर है आपका कितना, 5 माइक्रोफेरेड का, 5 माइक्रोफेरेड का। ये हो गया वी कैपेसिटर का वोल्टेज, ओके। इस नोड को बोल रहा हूं वी कैपेसिटर वोल्टेज, और इस नोड को क्या बोलता हूं मैं, कलेक्टर टर्मिनल का वोल्टेज वीसी। अब देखो स्विच ओपन हो गया तो अब स्विच से करंट नहीं जाएगा, अब करंट कहां से जाएगा, करंट की जिंदगी देखते हैं, करंट की जिंदगी कि देखो ये 1 मिली एम्पियर है, 0.5 है, तो ये करंट क्या होनी चाहिए, ये तो 0.5 आएगी, कहीं से भी आए तो कहां से आ रही है, स्विच तो ओपन है, ग्राउंड से होती हुई ऐसे आ रही होगी, कैपेसिटर को रिवर्स चार्ज करेगी ऐसे करके, ऐसे माइनस प्लस माइनस, वोल्टेज मेजर कैसे कर रहे हो कैपेसिटर का आप, यहां प्लस यहां माइनस, और ये उल्टा चार्ज हो रहा होगा, करंट जा रही होगी जा रही होगी जा रही होगी। अब होगा क्या, हमें निकालना है यार टी इक्वल टू, वो टाइम निकालना है, सपोज T1 मान लो वो टाइम जहां पर ये ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन को छोड़ दे, एक्टिव रीजन को छोड़ के कहां जाए, सैचुरेशन में आ जाए। सैचुरेशन में आने का मतलब क्या होता है कि एक्टिव को छोड़ दे, Q1 लीव्स द एक्टिव रीजन, मीनिंग इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट टाइम t इक्वल टू T1 at which transistor will move in the saturation region। यहां बोलूं सैचुरेशन रीजन मूव करने का मतलब ये वोल्टेज कितना हो जाए, 0.7 वोल्ट, यही तो बोला है, VC सैचुरेशन 0.7, तो 0.7 वोल्ट हो जाए, ये 0.7, ये -5.7, ये वोल्टेज कितना हो जाए, -5 वोल्ट, यही होगा मतलब। अभी क्या था ये वोल्टेज, ये जीरो था, अभी ये ग्राउंड पर कनेक्टेड था, जीरो था, जैसे ही स्विच को ओपन किया कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो हो रही है आपकी, ऐसे मिटा दूंगा मैं अभी, करंट फ्लो होने की वजह से ये वोल्टेज नेगेटिव आ रहा है, ये वोल्टेज नेगेटिव होता जा रहा है, नेगेटिव होता है, जीरो से -1 -2 -3 -4, और जैसे ही वो -5 हो जाएगा ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन में चला जाएगा, ये हमें निकालना है। ठीक है भैया, इसको मिटा देता हूं थोड़ा समझाने के लिए कि ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ जिंदगी में, ठीक है चल। तो अब हमें निकालना है वो टाइम t इक्वल टू T1 एट विच ट्रांजिस्टर लीव्स द एक्टिव रीजन। सो हमें निकालना है t इक्वल टू T1, हमें फाइंड आउट करना है जहां पर क्या हो, एट विच ट्रांजिस्टर लीव्स द एक्टिव रीजन। और अब इसको डिकोड करूंगा मैं, देखना, ट्रांजिस्टर लीव्स द एक्टिव रीजन, और क्या बोल सकता हूं मैं इसी को, एट विच ट्रांजिस्टर लीव्स द एक्टिव रीजन, ओके अच्छी बात है। और क्या बोल सकते हैं, एट विच ट्रांजिस्टर, एट विच t इक्वल टू T1, जहां पर क्या होगा आपका t इक्वल टू T1 हमें कैलकुलेट करना है, एट विच, और एट विच कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज कितना हो जाए, 0.7 वोल्ट VC, या मैं बोलूं इसी को डिकोड कर, एट विच क्या हो जाए, कलेक्टर टर्मिनल का वोल्टेज जो कि कैपेसिटर वोल्टेज है वो कितना हो जाए, -5 वोल्ट हो जाए। वो टाइम निकालना है t इक्वल टू T1 एट विच दिस कैपेसिटर वोल्टेज विल बिकम -5 वोल्ट। यहां पर कैपेसिटर वोल्टेज की चार्जिंग इक्वेशन क्या है देखते हैं। देखो ये कैपेसिटर है आपका, इस क्वेश्चन में ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये वोल्टेज मैं इसका मेजर कर रहा हूं वी कैपेसिटर, और ये इसका नोड वोल्टेज, इसको हम बोल रहे हैं VC, यस और नो। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो फ्लो हो रही है 0.5 मिली एम्पियर फ्रॉम ग्राउंड टू दिस, ओके। मतलब यहां आ रहा होगा एक्चुअल में, यहां पर आ रहा होगा आपका पॉजिटिव वोल्टेज, और यहां पर एक्चुअल में आ रहा है नेगेटिव। तो कैपेसिटर के करंट वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, वी कैपेसिटर 1/c इंटीग्रेशन ऑफ IDT। अब आई आपकी यहां से कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट करंट है ना, तो बाहर निकाला इंटीग्रेशन से तो हो जाएगा I/C, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा t। लेकिन आपको पता है कैपेसिटर का वोल्टेज कैसा आ रहा होगा, नेगेटिव, क्योंकि करंट ऐसे जा रही है ना, प्लस माइनस। तो आप मेजर कैसे कर रहे हो, मल्टीमीटर की पिन यहां पर लगा रहे हो पॉजिटिव, यहां नेगेटिव लगा रहे हो, तो करंट आपका उल्टा जा रहा है, तो जो वोल्टेज मेजर करोगे वो क्या होगा आपका, उल्टा नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव साइन। तो वी कैपेसिटर इक्वल टू I/C, आई कितना है 0.5 मिली एम्पियर, 0.5 मिली मीन्स 0.5 इंटू 10⁻³ सी कितना है आपका कैपेसिटर 5 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रो मीन्स 5 इंटू 10⁻6 इंटू टी, ओके। तो वी कैपेसिटर की बात करें तो वी कैपेसिटर आ गया, यहां सॉल्व करें तो +10⁻³ आएगा, 0.1 इंटू 10⁻³ आएगा। देखो
0.1 इंटू 10⁻+3। ओके, मतलब क्या आ जाएगा आपका -100t आएगा। ओके, 0.1 इंटू 10⁻3। ओके, ओके 100t -100t ये आ गया। आपको क्या निकालना है, वो टाइम t निकालना है, इस पर कैप्चर का वोल्टेज -5 हो जाए। तो एट t इक्वल टू T1 जिसको हमें फाइंड आउट करना है, क्या करना है, v कैप्चर इक्वल टू कितना -5, -5 इक्वल टू -100 इंटू T1। तो T1 कितना आ जाएगा यहां से, टाइम T1 इक्वल टू आ गया आपका 5/100। कितना आ जाएगा 5/100 मीन्स 50 मिली सेकेंड। कितना टाइम आ गया 50 मिली सेकेंड। ओके, ये 50 मिली सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है, ओके okay, so 50 millisecond is the answer. So what is the meaning of that? At, okay, what is happening at, what is happening, 1 minute, okay, see, so at क्या हो रहा है, t इक्वल टू T1 पर इक्वल टू 50 मिली सेकेंड। ओके, जब स्विच को ऑन आपने क्या कर दिया, स्विच को ओपन कर दिया, एट t इक्वल टू T1 इक्वल टू 50 मिली सेकेंड, ट्रांजिस्टर लीव्स द एक्टिव रीजन, ट्रांजिस्टर लीव्स द एक्टिव रीजन, ये चल रहा है, ट्रांजिस्टर लीव्स द एक्टिव रीजन, मतलब ये चल रहा है सर्किट में। तो t ग्रेटर देन 0 लेस देन T1 के लिए ये किस में है, ट्रांजिस्टर एक्टिव में, और t ग्रेटर देन T1 पर 50 मिली सेकेंड पर ये चला गया आपका सैचुरेशन में, ये हो रहा है ट्रांजिस्टर के अंदर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, एट t इक्वल टू T1 इक्वल टू 50 मिली सेकेंड ट्रांजिस्टर लीव्स द एक्टिव रीजन। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ गेट 2011, कॉन्सेप्चुअल और वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, इसी क्वेश्चन को मैं बहुत सारी वेराइटी से बनवा के दिखा देता हूं इसी क्वेश्चन को, ये तो जस्ट एक वेराइटी दिखाई है, ऐसे 3 वेराइटी के थ्रू मैं इस क्वेश्चन को डिजाइन कर देता हूं और यही क्वेश्चन का मेकअप हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि एक नया क्वेश्चन आया है। ठीक है, मॉसफेट वॉसफेट लगा लूँ कि इसी क्वेश्चन को ऐसे बना दूंगा, आंसर यही आएगा आपका 50 मिली सेकेंड सेम। ओके, सो दैट यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है क्रैश कोर्स में। ओके, नाउ सी, सो दिस इज ऑल अबाउट द रीजन ऑपरेशन। ओके, सो नाउ यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी बाय दिस लिंक। सर क्यों फॉलो करना है, फालतू बात कर रहे हो, फॉलो इसलिए करना है बेटा कि जैसे मान लो मैंने स्पेशल क्लास ली तो आपको पता कैसे चलेगा भाई, पीली चिट्ठी तो जाएगी नहीं आपके घर में, है ना, चंदन डोरी लग के। तो भाई क्या होगा भाई, आज के डेट में तो यही तो है कि फॉलो किया है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जब भी मैं कोई एक स्पेशल क्लास ले रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा कि सर स्पेशल क्लास ले रहे हैं या मैं कोई भी न्यू इनिशिएटिव कर रहा हूं। तो परफेक्टली अगर मेरे को फॉलो करोगे, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल है आपके पास, तो फॉलो करने में क्या ही जा रहा है, तो फॉलो कर दो, जिससे आपको क्या मिलेगा, सारे नोटिफिकेशन। हर टीचर को कर दो जिसको आप लाइक करते हैं मेरे प्लेटफॉर्म पर, मेरी टीम में जो भी टीचर्स हैं। ये हमारा कैट्रिक्स का टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे के सारे नोट्स डाले आते हैं पीडीएफ फॉर्म में जो भी हम क्लास ले रहे हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारे सारे के सारे यूट्यूब चैनल है, इन सारे के सारे यूट्यूब चैनल को आप क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ओके, इन सारे के सारे चैनल्स को, आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच नहीं, अगर आपकी नहीं है वो रिस्पेक्टिव ब्रांच तो आप उसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, जिससे सबको हेल्प मिल जाए। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट जो आपके पास अवेलेबल है वो सबको मिल सके, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इसलिए इन सबको शेयर करो आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डियर फ्रेंड्स वंस अगेन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ सो दैट जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन किए वो मेरे बारे में जान सके। तो डियर फ्रेंड्स, आई एम कामिश श्रीवास्तव and I am MTech from IIT Roorkee. I have 5+ year of teaching experience for GATE and ESE field. I teach EDC, analog circuit and advanced electronics. So Unacademy Plus के प्लेटफॉर्म पे यही पढ़ा रहा हूँ मैं। इंडिया की वेरियस कोचिंग्स में मैं अपना EDC एनालॉग सर्किट पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो मेरे को अभी तक जैसे कि 20,000+ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ, गाइड कर चुका हूँ, जिसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी आपके IITs एंड PSUs में अवेलेबल हैं। कई PhD कर रहे हैं IIT से अभी रिसेंटली, और कई लोगों का MTech चल रहा है जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं वो लोग। ठीक है, तो काफी वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और आप किसी भी गाइडेंस वगैरह के लिए आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे से बात भी कर सकते हैं, तो उसके थ्रू मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि कैसे क्या MTech और PhD के एडमिशंस होते हैं और क्या आपको वहां पर मिलता है।
तो मेरे से गाइडेंस लेना एक बेटर आइडिया होगा, बिकॉज आई एम एमटेक फ्रॉम आईटी रुड़की। और आपको पता होगा कि 100 में से जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं 90% आपके एमटेक के लिए जा रहे होते हैं आप लोग, और फ्यू परसेंटेज आपके पीएसयूज में जाते हैं। तो आपको एक एमटेक एक बहुत बड़ा मतलब फैक्टर है जहां पे बच्चे ट्रांसफर हो रहे होते हैं। ओके, नाउ बात करते हैं कि अनअकैडमी प्लस की, कि सर अनअकैडमी प्लस में ऐसा क्या खास बात है कि आप लोग सारी की सारी टीम या हर कोई एजुकेटर अनअकैडमी प्लस पर आने के लिए हमसे बोलता है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर और यूट्यूब पर हम क्लास पढ़ा रहे हैं, कंटेंट सेम दे रहे हैं, सेम टीचर है, सेम शकल है, सेम एक्सपीरियंस है, और ईमानदारी से कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल एकदम परफेक्टली। बट अंतर क्या होता है कि यूट्यूब पर जो हम क्लासेस देखते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अलग अलग टीचर का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, वो उस एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताएंगे कि प्लस पर क्यों आना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब यूट्यूब पर पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर नहीं कर पा रहा होता हूँ, मैक्सिमम कर देने की कोशिश करता हूँ। एक कनेक्टिविटी फील नहीं करता हूँ मैं आपके साथ कि स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट है कि नहीं। मेरे को लग रहा होता है मैं पढ़ा रहा हूँ बस एक कंप्यूटर के सामने। ओके, मैं कनेक्टिविटी फील नहीं होती। अनअकैडमी प्लस पर जब आप आते हो तो आपके कमेंट्स बिल्कुल लाइव चल रहे होते हैं, एट द सेम टाइम मैं आपको फील कर पा रहा हूँ, तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक क्लास में खड़ा हुआ हूँ। ये एक एडवांटेज है आपका। नेक्स्ट बात आती है कि अनअकैडमी प्लस की क्लासेस, लाइव क्लासेस जो है वो अनइंटरप्टेड है, उनका शेड्यूल पहले से फिक्स है। जैसे आप देखते हो किसी भी क्लास का एक अनाउंसमेंट हो रहा होगा, सर आते हैं, सर अनाउंस करते हैं कि ये आपका एक बैच आने वाला है। उस बैच का अगर आप टाइमिंग देखेंगे ना तो पहले से आपको वो चार्ट मिल जाएगा कि इतनी तारीख को इतनी बजे क्लास है, इतनी तारीख को इतनी बजे क्लास है, वो सीक्वेंस में क्लास चलेंगी और वो कभी ब्रेक नहीं होगी। ये मतलब एक एडवांटेज है। तो लाइव क्लासेस जैसे कंप्लीट हो जाती है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी अवेलेबल रहती है ना, जब भी आपको जितनी बार देखना उतनी बार देख सकते हो, ये एडवांटेज है। क्रैश कोर्स और आपके ये आरआईबी बैच, ये सब कुछ आपके एक ही सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको वीकली टेस्ट मिलने वाले हैं, क्रैश कोर्स, आरआईबी मिलने वाला है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है। हर फोर्थ क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन होती है। क्या यूट्यूब पर डाउट क्लियरिंग सेशन है? क्या डाउट क्लियर किए जा रहे हैं आपके, उतने अच्छे से हो पाते हैं क्या? तो मैक्सिमम एफर्ट्स लगा रहे होते हैं हम, आप भी अपना मैक्सिमम एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, मतलब एक दोनों का मैक्सिमम एफर्ट्स लगा के एक बहुत मतलब बढ़िया वाला चांस बन रहा होता है, तब जाके ये कि यूट्यूब की क्लास इफेक्टिव हो पाती है। मीनिंग इज दैट यूट्यूब से हमारी रैंक आएंगी, इस चैनल से रैंक आएंगी, इस बात देखना 2021 में। बट वही है कि वही जो स्टूडेंट, अगर 100 बच्चे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो 100 में से 5 की रैंक आ रही होगी, और प्लस पर 100 बच्चे पढ़ रहे होंगे 100 में से 20 की रैंक आ रही होगी। ये रेशियो रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें हार्डवर्क थोड़ा कम करना है। और फिर आप बात करते हैं अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, जिसमें पर्सनल कोच भी मिलता है आपको। तो क्या होता है कि हम थ्रू आउट द ईयर जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कई बार डिमोटिवेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो उस टाइम पर्सनल कोच की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल कोच मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा आपको, कस्टमाइज स्टडी प्लान, आप ट्रैक कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को। स्टडी बूस्टर सेशन हम लेकर आते हैं, इस स्टडी बूस्टर सेशन में आपको एसेंशियल गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी रेगुलर वर्कशॉप के थ्रू। पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस, आपने कोई टेस्ट दिया तो उस टेस्ट का एनालिसिस कराया जाएगा, इससे आप उस टेस्ट से फ्रूटफुल आउटकम्स निकाल सकें आप। और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स आपको दिया जाएगा, इसमें स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स होंगे आपके, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है अनअकैडमी आइकॉनिक में। ये हमारे सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर। तो आप देखना चाहें तो विशाल सर के ईएफटी कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी है ईएफटी और कम्युनिकेशन के लिए। और आप अगर अनअकैडमी में भी जाएंगे तो ईसी इलेक्ट्रिकल के टॉप एजुकेटर में विशाल सर आते हैं। तो विशाल सर की जो रैंक है वो 4th चल रही है आपकी। तो कितना अमेजिंग परफॉर्मेंस है वो हमारी टीम में, और उनका आपका क्या कहते हैं कंटेंट आपका अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पर, आपका यूट्यूब पर। मेरा ईडीसी पूरा का पूरा अवेलेबल है, मैं भी टॉप 10 एजुकेटर हूं अनअकैडमी पर, मेरा अवेलेबल है। अंकित गोयल सर भी टॉप 10 हमारे एजुकेटर हैं, उनका अरे उनके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है वैसे, क्योंकि इनको नहीं जानते हो आप तो फिर इंजीनियरिंग में बेटा एडमिशन लेने का कोई मतलब नहीं। मतलब इंजीनियरिंग में जब एडमिशन फर्स्ट ईयर में लेना चाहिए ना, तो फर्स्ट ईयर के कोर्स में ना, ये तो मतलब कॉलेज में बता देना चाहिए कि एक अंकित गोयल सर नाम के एक टीचर है जिन्होंने 2 बार फर्स्ट रैंक लेकर आए गेट में खुद। ओके, एआईआर फर्स्ट लेकर आए, तो वो तो पहले तो प्रोस्पेक्टस में लिखा होना चाहिए कॉलेज के में कि एआईआर रैंक फर्स्ट है, और आपको इन जैसा बनना है एक तरीके से, अगर आपको गेट और ई ऐसी फील्ड में जाना है, तो एक ब्रिलियंट टीचर है। उसके बाद पल्लव सर का मैथमेटिक्स अवेलेबल है, भीमा शंकर सर वन ऑफ द एक्सपीरियंस फैकल्टी। ओके, मैं तो मतलब बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ इनको, इनके सब्जेक्ट के पढ़ाने के तरीके को। तो ये अभी पीएचडी कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन टीचर हैं आपके नेटवर्क डिजिटल के। तो सब कुछ कंटेंट आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप इसको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस, कैसे करना है आपको। और आप इन सारे के सारे लेक्चर्स को देखें, मेरा ईडीसी भी अवेलेबल है और प्रमीश सर का भी सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, अब हम कॉस्ट की बात करें तो प्लस के जो कॉस्ट की प्राइस है, ये आपका कॉस्ट है, आपका ये आपका कॉस्ट है, ये आपका कॉस्ट है। ओके, 18 मंथ, 24 मंथ्स और 12 मंथ्स के लिए रिस्पेक्टिवली। ईडीसी 10 मेरा कूपन कोड है, ये कूपन कोड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आप सूखा सूखा रह जाओगे। तो ईडीसी 10 आपको कूपन कोड लगाना है। ये कोड आपको याद होना चाहिए, आपके कलीग्स को याद होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स को याद होना चाहिए, आपके जूनियर्स को याद होना चाहिए, आपके सीनियर्स को याद होना चाहिए,
और आपके आने वाले जो भी पीढ़ी है सबको याद होना चाहिए कि EDC10 नाम का एक कूपन कोड है, इससे अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने पर डिस्काउंट मिलता है और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको कॉइन्स होते हैं वो उनको यूज कर सकते हैं। वो कॉइन्स आप अर्न करते हैं जब आप स्पेशल क्लास लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि मेरे को फॉलो कीजिए, ओके, उस लिंक के थ्रू, ओके। और फिर आप आइकॉनिक की बात करें तो उसका भी कॉस्ट लिखा हुआ है और EDC10 मेरा कूपन कोड है, इसको आप लगाएंगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। एंड नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी लाइव एंड दिस इज द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाइक करो मैक्सिमम से मैक्सिमम, जिससे मेरे को देखे हूं जब जब मैं देखूं कभी 10 दिन बाद तो मुझे अच्छा लगे, हाँ अच्छे लाइक आए। शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट देखें, व्यूज देखेंगे, मुझे अच्छा फील होगा। और उसके अलावा ये तो मेरे को अच्छा फील हुआ, लेकिन एक दायित्व बनता है एज अ ह्यूमन बीइंग कि अगर ये जो अच्छे कंटेंट अवेलेबल है ये किसी ऐसे बच्चे के पास पहुंच जाए जिसको वास्तव में इसकी नीड है और वो नहीं पेड सब्सक्रिप्शन ले पा रहा है, नहीं पेड एजुकेशन ले पा रहा है कहीं पर, तो आपने कितना बड़ा काम कर दिया, एक को एजुकेशन दे दिया आपने एक तरीके से एज अ टीचर। मैं जो काम कर रहा हूं ना उसका फ्रूटफुल रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया आपने, अगर ये वीडियो आपने वहां तक पहुंचा दी जिसको नीड थी। तो आपको ये शेयर करना तो बहुत मैक्सिमम, मतलब आपका बहुत बड़ा फैक्टर ये करना ही चाहिए। और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, इससे आपको खुद बेनिफिट मिल सके, आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे जो भी हमारे पास जो भी हम वीडियोस डाल रहे हैं, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके, थैंक यू।